हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है चैप्टर 3। चैप्टर 3 बेसिकली क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है चैप्टर 3। इसमें बेसिकली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे डीपीसी एक्ट के अंदर पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। इसलिए इस पोर्शन को हम बिल्कुल एक एक वर्ड के मीनिंग समझ समझ के बिल्कुल उस चीज को कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैंने क्या किया कि बेसिकली इसके जो सारे सेक्शन है ना, तो अपने हिसाब से उस पर एक एक वर्ड को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसका मैंने उसकी पीपीटी प्रिपेयर की है, ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना आए समझने में। ठीक है, बेसिकली उसमें देखोगे लैंग्वेज का, तो उसको मैंने छोटा से छोटा क्रिएट करके और अपनी लैंग्वेज में उसको बेसिकली यहाँ पर क्रिएट किया है। तो ये हमारा डीपीसी एक्ट का सबसे मेन चैप्टर है, जिसको हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो सारी जो ड्यूटी होती है, पावर होती है, वो सारा इसी के अंदर ही शो करता है कि क्या ड्यूटी होंगी और क्या उसमें उसको पावर मिलेगी। तो सबसे पहले हम करते हैं रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 कहता है कि ये कंपाइल करेगा अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो कंपाइलेशन का मीनिंग बेसिकली मैंने बताया था, कंपाइल क्या होता है कि सिस्टमेटिक वे से किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में तैयार करना, प्रिपेयर करना। भाई कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है कि जैसे ही कोई फाइनेंस ईयर खत्म होगा, तो ये क्या करेगा कि उस अकाउंट का कंपाइलेशन करेगा, यूनियन का भी एंड स्टेट का भी। ठीक है, तो दोनों अकाउंट का कंपाइलेशन करेगा। तो अब तो जैसे कि सेंटर में मैंने बताया था कि सीजी आ गया, तो ये सीजी से उसकी डिटेल लेगा, फिर अपने हिसाब से उसको तैयार करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट के अंदर कि उसमें क्या होता है कि कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट के अंदर उसको जैसे कि हेड वाइज अकाउंट को बनाएगा, उसके बाद में डेट वाइज तैयार करेगा। ठीक है, और मतलब स्टेप वाइज उसको तैयार करेगा। तो जैसे कि हम किसी बुक को कंपाइल करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि पैराग्राफ वाइज एक एक चीज को, जैसे मैंने इसको पीपीटी को कंपाइल किया तो कैसे किया है, मैंने एक सीक्वेंस में बनाया है कि पहले जैसे पैरा 10 था तो 10 बनाया, 10 का फर्स्ट पॉइंट था तो फर्स्ट पॉइंट बनाया, फिर सेकंड पॉइंट आया तो सेकंड पॉइंट बनाया। तो ये भी क्या है, ये कंपाइल है। तो वही क्या होता है कंपाइलेशन अकाउंट में भी वही, ये जो स्टेप वाइज चीजें हैपन हुई है ना, उसी तरीके से उसकी डिटेल को बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट होगा, तो उन सभी स्टेट अकाउंट को क्या करेगा, उनको कंपाइल करेगा। उसके अलावा ये कहता है कि रूल कि यदि प्रेसिडेंट या गवर्नर चाहे, ठीक है, तो देखिए जहां पर भी गवर्नर कुछ भी करेगा ना, तो वो हमेशा प्रेसिडेंट की अप्रूवल से करेगा। तो ये चीज आपने बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, जहां पर भी गवर्नर कुछ भी करेगा, तो वो हमेशा प्रेसिडेंट की ही अप्रूवल से हमेशा उस चीज को करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देखिए, आफ्टर डिस्कस विद हिज मे रिलीव फ्रॉम हिज दिस ड्यूटी ऑफ कंपाइलिंग और सेड अकाउंट। मतलब यदि वो चाहे तो पहले उससे डिस्कस करेंगे। देखिए इस चीज को ध्यान से पढ़ना, कह रहा है कि प्रेसिडेंट और अपनी मर्जी से डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको। भाई यदि उस ड्यूटी से हटाना चाहे, वो ड्यूटी किसी और को देना चाहे, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट के। पहले सीएजी से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद में भाई यदि दोनों की सहमति बनेगी, एग्रीमेंट बनेगा, तो वो जो पावर होगी वो किसी और को दे सकते हैं, एक बार एक साथ में दे सकते हैं, बार बार कुछ छोटे छोटी चीजों को दे सकते हैं। भाई ये आपको दे दिया, ये किसी और को दे दिया, ये काम आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। तो ऐसे टुकड़ों में भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार ऑर्डर निकाल सकते हैं, एक बार ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से वो उस चीज को चेंजमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? रूल नंबर 10 में किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे को बता दीजिए। हाँ जी बताइए। प्लीज ये माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है, मुझे बार बार पीपीटी से वहां आना पड़ता है। तो ये वीरेंद्र कुमार जी, ठीक है, चलिए जब आपको पूछना हो डाउट तो उसी टाइम पे प्लीज माइक ऑन किया करो। अब हम रूल नंबर 11 में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है कि रूल नंबर इसका जो 10 का सेकंड पॉइंट कहता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि इफ एनी बॉडी compile and keep account of union and state before this act will further maintain the same account till president and governor with approval of president with consult में revoke this। भाई इस एक्ट से पहले, ये रूल हमारा क्या कहता है कि इस एक्ट से पहले कोई भी ऐसी बॉडी है, कोई भी ऐसी बॉडी है जो यूनियन या स्टेट का कोई भी अकाउंट मेंटेन कर रही है, तो वो फर्दर भी आगे भी उसको अकाउंट को मेंटेन करेगी,
कब तक मेंटेन करेगी? जब तक मेंटेन करेगी जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर, देखिए मैं अब ये वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, गवर्नर जब भी करेगा किससे करेगा? प्रेसिडेंट की सहमति से करेगा, क्योंकि ये चीज किस में दी गई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई तो मतलब किसकी पावर आ जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की आ जाएगी। और ये बेसिकली देखो इसका बेसिक पर्पज ही क्या है? फेडरल सिस्टम लेके आना, संघीय व्यवस्था लेके आना, भी सारा कंट्रोल किस पे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो। तो इसलिए गवर्नर को ही अकेले पावर दे देंगे, गवर्नर को ही अकेले पावर देने, क्योंकि गवर्नर तो लाइक एक किस्म से देखा जाए सीएजी की तरह ही है, ठीक है। तो वो भी उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है और उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, इसलिए वो हमेशा किसकी सहमति लेगा? हमेशा वो प्रेसिडेंट की सहमति लेगा। तो यदि इससे पहले, एक्ट से पहले कोई भी अथॉरिटी या बॉडी कोई भी अकाउंट मेंटेन कर रही तो वो आगे भी करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं चाहेगा, और प्रेसिडेंट और गवर्नर भी अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो सीएजी से पहले कंसल्ट करके उसको उस ड्यूटी से हटा सकता है, उस ड्यूटी से उसको हटा सकता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि देखो अब आपने अकाउंट मेंटेन कर लिया, देखो एक चीज सिस्टमेटिक वे से चीजें चल रही है, सिस्टमेटिक वे से चल रही है, ठीक है भाई। पहले हमने पोस्ट क्रिएट की तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी तो फिर इसको छुट्टियां भी देनी पड़ेगी, ठीक है। देखो सारे जो हमारा डीपीसी एक्ट ने एक एक उसमें सीक्वेंस में, भाई देखो अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि पूरा एक सीक्वेंस में है। सबसे पहले बताया गया भी कोई एक्ट लेके आए, एक्ट लेने के बाद में सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो भाई उसका ऑफिस कितना टाइम कर सकता है, ठीक है। ऑफिस करने के बाद उसने क्या बताया कि उसको छुट्टियां मिलेंगी, छुट्टियां के बाद में उसके क्या बताया भाई उसको रिटायर होगा तो पेंशन मिलेगी, उसके बाद में उसको जीपीएफ मिलेगा, उसके बाद में उसकी और चीज के क्या क्या अलाउंस मिल सकते हैं। अब देखो सरकार ने इतने बेनिफिट दे दिए तो उससे कुछ काम भी लेगी, तो अब काम बताना शुरू किया। काम कह रहा है कि भाई पहले अकाउंट को कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला काम तो यही है। उसके बाद में अब अकाउंट कंपाइल कर लिया तो उसको एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो किसी को दिखाना भी पड़ेगा भाई सारा अकाउंट अपने पास है, क्योंकि हम देखो जो भी है, जो भी एग्जीक्यूटिव है वो किसके लिए काम कर रहा है? वो हमेशा लेजिस्लेटिव के लिए काम कर रहा है। आर्टिकल जो 61A है वो क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव। हम किसके लिए कर रहे हैं? लेजिस्लेटिव के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव को तो जवाब देना है जनता को, हमने थोड़ी देना है उन्हें देना ना। जनता तो अपॉइंटमेंट लेजिस्लेटिव को करके भेजती है, हमें थोड़ी करके भेजती है। हम तो सिलेक्टेड है, वो अपॉइंट वो हम सिलेक्टेड है, ठीक है, वो इलेक्टेड है। तो इलेक्टेड है, उनको जवाब देना, जनता ने उनको भेजा है वहां पे चूज करके, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी अब प्रिपेयर एंड सबमिट किया था वो किसको देना पड़ेगा? लेजिस्लेटिव को देना पड़ेगा। तो लेजिस्लेटिव को देना पड़ेगा भाई, अपने पास रख के तो क्या करेंगे? क्योंकि हम तो पब्लिक के लिए तो काम कर रहे हैं ना, सब लोग किसके लिए करें? पब्लिक को। और वो लोग जाके पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वही पब्लिक को बताएंगे सारी चीजें, तो वो उसको सबमिट करेंगे। तो यदि यूनियन होगा तो वहां प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, स्टेट होगा तो वहां गवर्नर को सबमिट करेंगे, और यूनियन टेरिटरी होगी तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव को सबमिट करेंगे, ठीक है। जो भी हमने अकाउंट प्रिपेयर किया तो उसको सबमिट करेंगे, किसको सबमिट करेंगे? कि यदि यूनियन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी तो गवर्नर को सबमिट किया जाएगा, और यूनियन टेरिटरी होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव को सबमिट किया जाएगा। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो हमारा बेसिकली कहता है give information and render assistance of accounts compile and keep by him। भाई अब देखो यार, हम लोग हैं जो भी सिलेक्टेड है तो कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं। कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई किया है तो इसका मतलब ऐसे तो है नहीं कि भाई बिना नॉलेज के आपने कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो एक अच्छी नॉलेज है। तो ऐसे ही हमारे जो सीएजी हैं तो वो आईएएस हैं तो वो भी कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करके हैं, तो उसको एक बहुत अच्छी उस चीज में नॉलेज है। अब देखो जो
जो हमारे होते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो तो इलेक्टेड होते हैं, जो भी हमारे लेजिस्लेटिव वगैरह में वो होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं उनके पास कोई क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई थोड़ी कि उसको यही क्वालिफिकेशन, तो वो तो अनपढ़ लोग भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी लोग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उनको किसी अदर चीज में पकड़ो या अकाउंट ऑडिटिंग में पकड़ी ना, उनको एबीसीडी भी मालूम नहीं हो, तो हर आदमी की अपनी वो है, लेकिन हम लोग उस चीज में मास्टर हैं, ठीक है, उस चीज को पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए हमने अपना अकाउंट सबमिट कर दिया, ठीक है, अकाउंट सबमिट कर दिया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेटिव को। तो अब मान लीजिए उनको कोई भी चीज समझ में नहीं आए, देखो सिस्टमेटिक वे से, मैंने बताया कि देखो आप सिस्टमेटिक वे से समझोगे ना तो आपको आसानी से आ जाएगा। 10वें में क्या हुआ, अकाउंट कंपाइल किया, 11वें में क्या किया कि कंपाइल कर दिया, तो वो आपने को सेंटर या स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटिव को सबमिट कर दिया, ठीक है। अब सबमिट कर दिया तो भाई अब देखो उनको वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा, उनको कोई डाउट भी आ जाएगा, ठीक है, वो उनको कुछ डाउट भी आएगा, तो डाउट भी आएगा तो वो क्या करेंगे, भाई डाउट आएगा तो वो क्या करेंगे कि भाई पूछेंगे, किससे पूछेंगे, जिसने सबमिट किया उसी से पूछेंगे, क्योंकि काम तो हम उनके लिए कर रहे हैं भाई। मैंने अभी बताया था कि 61 ए कहता है कि लेजिस्लेटिव सॉरी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव, हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए काम कर रहे थे, उनको बताना भी पड़ेगा उन्होंने कुछ भी। तो यानी कि वो जो भी हमने अकाउंट सबमिट किया है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं हमारे से, उससे कोई असिस्टेंट मांग सकते हैं, उसके रिलेटेड कोई भी, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी हम हमारे से सूचना मांग सकते हैं, कोई भी हमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो रूल 12 हमारा बेसिकली ये कहता है, ठीक है। और ये देखिए यूनियन टेरिटरी हमेशा वही आएगी यहाँ पर जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली कहाँ पे है, दो ही यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी के अंदर, ठीक है। तो इन दो का बेसिकली बार बार एक्सप्लेनेशन होगा। इस रूल में किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे। अब देखिए भाई अकाउंट का काम खत्म हो गया, 10 में हमने क्या किया, अकाउंट को कंपाइल कर दिया, 11 में हमने क्या कर दिया, अकाउंट को सेंटर स्टेट को सबमिट कर दिया, और 12 में हमारा क्या हुआ कि उनको कोई इश्यू आए तो उन्होंने अपना काम हमारे से पूछ लिया। तो अकाउंट से रिलेटेड हमारा यही है। तो 10, 11, 12 हमारा बेसिकली किससे रिलेटेड है, हमारे जो सेक्शन है वो हमारे अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो 10, 11, 12 आपको क्लियर हो जाने चाहिए माइंड में। इन्हीं चीजों से ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है वो, भाई 10 किससे है, 11 किससे है, 12 किससे है, तो 10 से 20 ही हमें मैन याद करने हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस आपको यहीं से माइंड क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो आप इन चीजों को चाहो तो अपने लैंग्वेज में एक एक लाइन में लिख लो, बस एक बार उसको रिवाइज कर लेना, आपके दिमाग में डाउट क्लियर हो जाएंगे। भाई 10 हमारा अकाउंट कॉम्पाइलेशन से रिलेटेड है, 11 उस अकाउंट को सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, वो तो देखो बार बार बड़ी यूज होगा तो वो उसको गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। और 12 में क्या होगा कि यदि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट वगैरह चाहिएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिएगी, कुछ भी पूछना होगा तो हमारे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अकाउंट का काम हो गया खत्म, भाई अकाउंट तो जाके एक रिकॉर्ड में रख दिए। अब क्या होगी, अब उनकी स्क्रूटिनी स्टार्ट होगी, मतलब अब क्या स्टार्ट होगा, अब उसका ऑडिट स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, उसका ऑडिट स्टार्ट होगा। तो देखिए जो रूल 13 कहता है कि उसमें बेसिकली रूल किसके दिए गए हैं, ऑडिट से रिलेटेड हमारे बेसिकली रूल दिए गए हैं। तो किसके ऑडिट से रिलेटेड हमारे रूल दिए गए हैं, वो कह रहा है कि यदि कोई भी खर्चा यदि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हुआ, चाहे वो इंडिया के सेंटर का हो, चाहे या स्टेट का हो या एडमिनिस्ट्रेटर का हो, यूटी का हो, कोई भी खर्चा यदि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हुआ है, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट का हो, यूनियन टेरिटरी का हो, तो उन सब का क्या करेगा ये, उन सब का कोई भी ये ऑडिट करेगा, उन सब का क्या करेगा, कोई भी ऑडिट करेगा, ठीक है। तो सेकंड क्या कह रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, देखिए अब कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से तो कोई खर्चा थोड़ी होता है, पब्लिक फंड से खर्चा थोड़ी होता है, वहां से जो ट्रांजेक्शन होता है, पैसा निकाला फिर डाल दिया, निकाला डाल दिया, खर्चा तो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है। भाई कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से आपने पैसा निकाल लिया तो तुरंत आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो हमारा किसकी तरह है, परमानेंट इंप्रेस्ड की तरह है, ठीक है। तो वहां से तो ट्रांजेक्शन होगा, इसलिए तो कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक फंड से कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ तो उस सभी का भी ये क्या करेगा, ऑडिट करेगा, ये क्या करेगा, ऑडिट करेगा।
उसके अलावा कोई भी मान लीजिए कंपनी है जहां से गवर्नमेंट के पास पैसा गया हो, जहां पर गवर्नमेंट का कोई ना कोई रोल हो, जिसमें गवर्नमेंट का कोई ना कोई शेयर हो, हिस्सा हो, तो उस सारे पैसे का यदि कंपनी का कोई ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चल रहा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चल रहा हो, बैलेंस शीट अकाउंट चल रहा हो, या सब्सिडरी अकाउंट हो, तो कोई भी इस तरह का अकाउंट हो किसी भी कंपनी के अंदर जहां पर गवर्नमेंट का कुछ न कुछ शेयर है, जहां गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया है, तो उस सभी पैसे का क्या करेगा, उस सभी पैसे का भी ये ऑडिट करेगा। मतलब जहां पर देखो सिंपली बात है भाई, 1 से लेकर लाख जहां सरकार का पैसा चला गया वही उसको चेक करने पहुंच जाएगा, हाँ भाई दिखा कहाँ खर्चा किया, कैसे खर्चा किया, बस एक सिंपल ही बात आपने दिमाग में घुसा देनी है। ठीक है, बस यही हमारा 10 से 20 वाला जो रूल है इसका पूरे का सार है कि भाई जहां सरकार का पैसा गया और उसी के पीछे पीछे कैग पहुंच जाएगा। ठीक है, चल बेटा आजा चेक करते हैं। ठीक है, तो उस सब पैसे का क्या करेगा, कंपनी का किसी भी तरह का अकाउंट होगा तो उन सभी पैसों का क्या करेगा, ये ऑडिट करेगा। यूनियन का होगा, स्टेट का होगा, या फिर किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी का होगा। और यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो ये वर्ड भी मैं बार बार आएगा, मैं यूज नहीं करूंगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव मतलब यूनियन टेरिटरी की जहां बात होगी, मतलब किसकी बात हो रही है, जहां पर लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका है, जहां पर इलेक्शन लड़ा जाता है। तो दिल्ली में इलेक्शन लड़ा जाता है और पांडेचेरी में लड़ा जाता है। ठीक है, बाकी जगह पे नहीं लड़ा जाता। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये कंपनी और कॉरपोरेशन का अलग अलग होता है क्या? कंपनी और कॉरपोरेशन अलग होती है। ठीक है, कंपनी जो होती है कंपनी एक्ट के थ्रू होती है, और जो कॉरपोरेशन होती है वो हमारी लेजिस्लेटिव जो उस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा उसको बनाया गया है, तो वो हमारा उसके द्वारा होता है। कंपनी का बेसिकली पर्पज क्या होता है, मेकिंग प्रॉफिट होता है, उसका फायदा होता है। लेकिन जो कॉरपोरेशन होती है उसका ये जरूरी नहीं कि भाई वो सिर्फ फायदे के पर्पज से ही बनाई जाए, वो हो सकता है कि भाई कुछ सोशल वर्क इन सब चीजों के लिए बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए वो होता है वो कंपनी एक्ट के देखो कंपनी क्या होती है कि कोई भी कंपनी हो सकती है। अब रिलायंस कंपनी को कुछ असिस्टेंट दे दी सरकार ने, तो उसका ऑडिट हम करने जाएंगे। भाई सरकार ने कुछ पैसा दे दिया, कुछ उसने ऐसा प्रोजेक्ट चलाया जो लोगों के वेलफेयर के लिए है, और सरकार ने उसको ग्रांट इन एड दे दी, लोन दे दी, तो उसका ऑडिट हम करने जाएंगे। ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेशन मोस्टली गवर्नमेंट ही होगी, वो एक ला के द्वारा ही पार्लियामेंट में बनाई जाएगी, वो प्राइवेट नहीं होगी। कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे कि हमारी गेल है, बेल है, सेल है, तो इनका कॉरपोरेशन गवर्नमेंट होगी? कॉर्पोरेशन तो गवर्नमेंट ही होगी, वो हमेशा ला से ही बनेगी। सेक्शन 19 में दिया गया है इसके बारे में। किसमें से? सेक्शन 19 में इसके बारे में बताया हाँ गया है। कॉरपोरेशन के बारे में ना? हाँ, कंपनी हाँ जी, हाँ दोनों जी। के बारे में कंपनी बताया, कंपनी के बारे में, लेकिन कॉरपोरेशन के बारे में किसने बताया? वो उसमें अभी 19(2) अभी में। अभी उसको भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी। हाँ सर ये जो सेक्शन 13 में कुछ अमाउंट के बारे में बताया गया है, 5 करोड़ के समथिंग, कुछ ऐसा पढ़ा था कहीं। मेरे को तो यार कहीं पे अमाउंट मिली नहीं भाई, इसमें ऑडिट वाले में 13 में। कुछ 14 5 में तो करोड़ के amount बारे में जिक्र किया है। नहीं, मैंने पूरा रूल पढ़ा है, इसमें कहीं पे मैंने तो अमाउंट कोई पढ़ी नहीं यार। सेक्शन 13 में तो कहीं नहीं। हाँ, मैंने सर पूरा मतलब 14 में 50 लाख के बारे में बताया चौ गया है, 1 करोड़ के बारे में नहीं बताया नहीं गया है, नहीं नहीं, 14 में है, वो 1 करोड़ का है, और वो 75% और वो 25 हाँ लाख 25, करोड़ है। वो 14 में है अमाउंट, 14 में है। ठीक है, सर मुझे अब कुछ देखो, ऐसा लगा कि 13 में भी था 5 करोड़ का कुछ ऐसा। नहीं आप भेज देना यदि ऐसा। देखो मैंने तो पूरा रूल पढ़ा है डीपीसी एक्ट का, मुझे देखो ऐसा कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो मुझे ऐसा उसके बारे में कुछ मिला नहीं कि जी, हाँ जी। 14 में हो अमाउंट के बारे में दिया गया। ठीक है, हो सकता है 14, कंफ्यूजन हो गया। हाँ ठीक है, 14 में बेसिकली क्या कहता है कि देखो अब ऑडिट स्टार्ट हो गया, 13 में उसने ऑडिट किया, अब बड़ी बड़ी चीजों का पहले काम स्टार्ट करेगा। अब क्या होगा कि भाई अब सरकार ने का पैसा है कहीं पर भी सेंटर स्टेट यूटी में हो रहा है, उसके अलावा क्या करेगी कि सरकार किसी भी कंपनी को, कॉरपोरेशन वगैरह को, या किसी भी बॉडी वगैरह को पैसा दे देगी। ठीक है, तो ये जो पैसा होगा ये लोन के रूप में दे सकती है, उसको ग्रांट इन एड के रूप में दे सकती है। ठीक है, तो ये जो पैसा होगा इनमें से किसी के रूप में भी वो उसको हेल्प के रूप में दे सकती है, ग्रांट इन एड या लोन के रूप में। ठीक है, माइक इसका उठा रहा है, चेक करने लग जाते हो क्या आप बीच में?
और कई लोगों की तो घर वाली सारी बातें सुनाई देने लग जाती है सबको, ये थोड़ा वो करा करो, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि किसी भी बॉडी या कंपनी को कम पैसा मिला हो या सब्सटेंशियली मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मिला हो, तो उसका ऑडिट कौन करेगा? उसका ऑडिट हमारा क्या करेगा? लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है? ये कह रहा है कि जो पैसा है, ये कह रहा है कि पैसा है कि वो जो पैसा है मिनिमम मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 25 लाख रुपए होना चाहिए, मिनिमम 25 लाख रुपए होना चाहिए। मतलब जितना भी पैसा सरकार ने उसको लोन या ग्रांट में दिया है, तो वो 25 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। पहली चीज आपको क्लियर है? देखो, इस रूल में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल है समझना है। पहली बात क्या है कि 25 लाख से वो पैसा कम नहीं होना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरी बात को समझते हैं, 75%। 75% ये कह रहा है कि उस कंपनी का जितना भी टोटल खर्चा हो रहा है, उस फर्म, कॉर्पोरेशन या बॉडी का जितना भी टोटल खर्चा हो रहा है, और उसका 75%, उसके 75% से ये ग्रांट कम नहीं होनी चाहिए। 75% से ग्रांट कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए किसी भी कंपनी को सरकार ने 40 लाख रुपए की ग्रांट दे दी, ठीक है, कितने की ग्रांट दे दी? 40 लाख की। तो देखिए, पहली चीज यहाँ पर आपको एक चीज क्लैरिफाई होगी, 25 लाख से ज्यादा है। तो अब दूसरी चीज को समझते हैं। 40 लाख की ग्रांट दी और उस कंपनी में जो टोटल है 50 लाख रुपए का खर्चा होता है। उस कंपनी का जो टोटल बजट है, मतलब भाई कंपनी सरकार से ले रही है ग्रांट या लोन के रूप में, उसके अलावा खुद की अर्निंग कर रही है, खुद का पैसा खा रही है, कमा रही है, खा रही है, ठीक है। तो खुद का पैसा खा रही है, लगा रही है आराम से। तो उस पैसे को, अपने पैसे को भी वो खर्चा कर रही है, सरकार से जो पैसा मिला उसके भी खर्चा कर रही है। अब मान लीजिए उसको 50 लाख रुपए है, ठीक है, टोटल, मतलब उस कंपनी का बजट 50 लाख रुपए है सारा, उसने जो भी खुद की अर्निंग की, सर जो भी उसने, इतना खर्चा उसमें हो जाता है। और उसने, सरकार ने कितना ग्रांट दे दिया? 40 लाख रुपए। अब कह रहा है कि ये जो टोटल पैसा उस जो खर्चा करती है ना 50, इसका 75%, 75 मतलब 3/4, तो ये कितना हो जाएगा? 12 या 36, 37.5 लाख रुपए, ठीक है। मतलब 37.5 लाख रुपए हमारा हो गया। मतलब ये इससे ज्यादा आ रहा है 40 लाख रुपए, तो ये इससे ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर उसका ऑडिट करेगी। मान लीजिए ये 40 लाख की बजाय यहाँ पर मेरा 35 लाख रुपए होता, 40 लाख रुपए की बजाय 35 लाख रुपए होता, तो उस केस में ये उसका ऑडिट नहीं करता, उस केस में ये उसका ऑडिट नहीं करता। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल भी दिया है, भाई कोई कंपनी, उसका साल में टोटल फाइनेंशियल में 40 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में मान लीजिए उस कंपनी, सरकार ने 32 लाख रुपए का ग्रांट दे दिया, 32 का दिया, इसका 3/4 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 लाख रुपए। मतलब ये 75% से जो ग्रांट दी ना सरकार ने, ये ज्यादा आ रही है 32 लाख रुपए। तो इस केस में उसका ऑडिट करेगी। मान लीजिए सरकार 32 लाख की बजाय 27 लाख रुपए उसको ग्रांट देती, तो उस केस में उसका ऑडिट नहीं करेगी, उस केस में उसका ऑडिट नहीं करेगी। समझ में आ गया? इस पॉइंट में किसी को, सेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। पर दोनों रूल होने चाहिए, 5 हाँ, लाख और 70 लाख। दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी ऑडिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। दोनों चीजें होंगी तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए फिर, ये 14.1 था। और 14.2 क्या कह रहा है कि ये जो ग्रांट है ये 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए ग्रांट या लोन देगी तो वहां पे जो ये कंडीशन है ना 75% वाली, ये हट जाएगी। वहां पे वो हमें चेक नहीं करना फिर 75% हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई 1 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसने ऑडिट करना ही करना है। वहां पे ये 75% वाला कोई सिस्टम नहीं रहेगा कि भाई 75% हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हमें यहाँ पे कुछ नहीं देखना। तो 1 करोड़ से ज्यादा हो, 25 लाख के केस में 75% टोटल एक्सपेंडिचर का वो होने चाहिए, ठीक है। तो ये 14.1 कहता है, ये 14.2 कहता है। 14.3 क्या कहता है? 14.3 कहता है कि मान लीजिए, हाँ जी बताइए। 25 लाख वाले में, 1 करोड़ से कम वाले में अपने को देखना है कि भाई उसमें 75। हाँ हाँ, 25 लाख से बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में हमें देखना है कि 75% हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1 करोड़ के ऊपर यदि सरकार ने पैसा दे दिया तो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं करेगा, जाके और कैग उसका कॉलर पकड़ लेगा, दिखा भाई तूने कहाँ खर्चा किया, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया। तीसरा कहता है
कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसने ये जो 14(1) और 2 में बात की, तो 14 का 3 रूल कहता है कि उसने मान लीजिए भाई उसने वो ये दोनों रूल क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, दोनों रूल वो क्वालिफाई कर रहा है जो 14(1) और 14(2) के अंदर हमारा दिया गया है। मान लीजिए कि उसने 1 साल क्वालिफाई कर दिया और आगे आने वाले 2 साल वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है, आगे उसके बाद में वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए या आगे आने वाले 2 साल में क्वालिफाई नहीं करने पाए, तो उस केस में भी सीएजी उसका ऑडिट करेगा, उस केस में भी उसका ऑडिट करेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह दूं कि कोई भी फर्म है, तो उसको 2016 में था, 2017 में था, 2018 में था, ठीक है, तो यहाँ पर वो मान लीजिए वो उसका क्वालिफाई कर रहा था, ठीक है, हर साल ऑडिट कर रहा था। 2019 में क्या हुआ कि वो क्वालिफाई नहीं कर रहा था, 14(1) और 2 के अनुसार एलिजिबल नहीं थी, मतलब उसका ऑडिट नहीं कर सकता था। 2020 में भी सेम था, 2021 में भी सेम रहा, 2022 में भी, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो ये कह रहा है कि 18 में क्या था ना, इससे पिछले वाले से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ 18 में क्या ना, तो इसके जो आगे वाले 2 साल होंगे, क्वालिफाई करे या ना करे उसका ऑडिट करेगा ही करेगा, क्वालिफाई करे या ना करे उसका ऑडिट करेगा ही करेगा। सिंपल ही लैंग्वेज में आप उसको समझना है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई किसी का ऑडिट 2021 में कर दिया ना और 22-23 में वो एलिजिबल नहीं है, तो 22 और 23 में भी कैग उसका ऑडिट करेगा यदि सरकार से उसको कोई भी पैसा मिला है या ग्रांट मिला है, तो उसमें 14(1) और 2 वाला रूल हम वहां पर नहीं देखेंगे। समझ में आ गया भाई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। इंद्रजीत मोंडल माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट हो? इसके अंदर अमाउंट को बताया गया है तो 14 के। 2 साल के बाद फिर नहीं ना करेगा सर? क्या हुआ? मैक्सिमम 3 साल ही करेगा ना, उसके बाद तो फिर नहीं करेगा उसके बाद अगर अगले साल एलिजिबल नहीं यदि होगा तो। एलिजिबल होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। हाँ, मैक्सिमम 3 साल करेगा, ठीक है, 1 साल वो और 2 साल अगले फर्दर। इसके बाद एलिजिबल होगा तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो रूल नंबर 10 क्या था? रूल नंबर 10 हमारा बेसिकली कहता था कि सबसे पहले अकाउंट कंपाइल करेगा, ठीक है, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के। 11 में क्या कहा गया कि उसका अकाउंट को सेंटर या स्टेट को, प्लीज यार ये माइक बार बार ना आप लोगों का डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे साथ में सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे बार बार फिर उस पे आना पड़ता है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। आपको जो बोलना है तो देखिए मैं पूरा आपको हर चीज बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करता हूँ, उसके बाद में हर पॉइंट के बाद में भी क्लियर करके पूछता हूँ। तो जिसको डाउट पूछना होता है तो एक बार माइक ऑन करके फिर म्यूट कर लिया करो, क्योंकि आपके कारण सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज माइक ऑफ कर लिया करो, मेरे को भी डिस्टर्बेंस होता है, मुझे बार बार उससे पीपीटी को बंद करके फिर वहां पे आना पड़ता है जूम पे। तो रूल नंबर 10 हमने पढ़ा, अकाउंट को कंपाइलेशन करेगा। 11 में हमने पढ़ा भाई अकाउंट को कंपाइल कर दिया तो उसको सबमिट कर देगा 11 में। 12 में पढ़ा कि भाई अब सरकार को कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको उससे असिस्टेंट इंफॉर्मेशन या हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 10, 11, 12 था। रूल नंबर 13 क्या कह रहा है? रूल नंबर 13 कह रहा है कि अब वो ऑडिट करेगा। अब देखो अकाउंट का काम खत्म हो गया तो ऑडिटिंग स्टार्ट होगी, तो कहीं भी सरकार का किसी के पास कोई भी पैसा चला गया तो उसकी ऑडिटिंग करेगा रूल नंबर 13 में। रूल नंबर 14 कह रहा है भी किसी भी फर्म को कॉर्पोरेशन बॉडी वगैरह का कुछ भी हग मात्रा में, सब्सिडी में तो बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा दे दिया तो उस केस में उसका ऑडिट करेगा। तो पहले बड़ी चीज का ऑडिट किया, देखो इस तरीके से आप समझिए 13 में बहुत बड़ी चीज मतलब हग मात्रा में पैसा जा रहा। फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेशन को, पहले सरकारी संस्थाओं का आ गया, उसके बाद में प्राइवेटों की बात होने लगी, कहीं पे भी ग्रांट लोन वगैरह, ठीक है। तो उस चीज में उसने ऑडिट किया 14 के अंदर। अब 15 में बात कर रहा है कि अब कोई भी कोई छोटा अमाउंट किसी को ग्रांट और लोन दे दिया किसी भी बॉडी को किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, ठीक है। तो किसी में हो सकता है यूनियन, स्टेट, यूटी, लेजिस्लेचर, तो तीनों में एप्लीकेबल होगा ऑडिट में, ठीक है। ये चीज मुझे अब बार बार रिपीट नहीं करनी पड़े। कहीं पर भी बात आ गई तो मतलब वहां पे यूनियन में भी बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो उसकी भी बात हो रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी का पैसा दे दिया तो वहां पे भी उसका ऑडिट करेगा। यदि यूनियन टेरिटरी किसी को पैसा दे देगी तो वहां पर भी ऑडिट करेगा, ठीक है। तो ये चीज उसमें बार बार उसमें रिपीट हो रही है। तो ये कह रहा है कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ज्यादा पैसा नहीं दिया, कम पैसा दे दिया, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा दिया, 13 के अंदर ऑडिट किया, वही सारा पैसा जो बजट चल रहा है वो सारा 13 के अंदर आ जाता। 14 के अंदर किसी को ग्रांट लोन दे दिया। 15 के अंदर कह रहा है कि भाई किसी को कुछ छोटे काम के लिए उसको पैसा दे दिया। तो कह रहा है कि कैग जो होगा उसका जो डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी उसका
प्रोसीजर को सबसे पहले चेक करेगा अभी जो उसको लोन या ग्रांट वगैरह दी है ना, कि वो किस कंडीशन के हिसाब से दी है। ठीक है, कि भाई उसमें जो कंडीशन थी, जो सरकार ने रूल रेगुलेशन बना रखे, उसके हिसाब से जो वो लोन या ग्रांट जो भी दी गई है, कि वो उसको क्वालिफाई कर रहा था नहीं कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले उसको चेक करना पड़ेगा कि भी जो भी सरकार ने टर्म एंड कंडीशन बना रखी है किसी भी संस्था को लोन या ग्रांट देने की, तो वो जो उसको लोन या ग्रांट दिया गया किसी भी बॉडी को, संस्था को, कंपनी को, कॉरपोरेट को, तो वो क्वालिफाई कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो सबसे पहली चीज वो ये चेकआउट करेगा, सबसे पहली चीज ये चेकआउट करेगा। ठीक है, उसके बाद में भाई उसने चेकआउट कर लिया, सिस्टम सही है, सिस्टम सही है तो उसको उसको पैसा सही दिया गया है। उसके बाद में वो क्या चेकआउट करेगा कि उसके बुक ऑफ अकाउंट को चेक करेगा, मतलब जहां पर भी उसने जो पैसा खर्चा किया है, उसका जहां पे हिसाब किताब रखा हुआ है, किस तरीके से उसने खर्चा किया है, उसी रूल रेगुलेशन के हिसाब से उसने खर्चा किया या नहीं किया है, तो उस सारे पैसे को वो चेकआउट करेगा। ठीक है, उस सारे पैसे को वो चेकआउट करेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है if he had not right as given in 1 by law, जो वो कंपनी कॉरपोरेशन है ना, उसका जो एक्ट बना है, देखो हर चीज क्या होती है, पार्लियामेंट एक्ट से बनती है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं होती। दो ही चीजें होंगी भैया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी या कोई भी एक्ट से बनेगी। तो एक्ट से बनेगी तो उसका मान लीजिए उसका जो एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं पर ऐसा दिया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि भाई उसका कैग ऑडिट नहीं करेगा, कैग ऑडिट नहीं करेगा, उसके लॉ में कहीं पर भी ऐसा चीज मेंशन है। ठीक है, कि भाई कैग उसका ऑडिट नहीं करेगा। तो 15(2) कहता है कि यदि मान लीजिए प्रेसिडेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा, ठीक है, चाहेगा, तो कैग को अथोराइज कर सकता है कि आप इस चीज का ऑडिट कीजिए। भाई यदि वो उसको चाहेगा तो वो उसको अथोराइज कर देगा कि भाई आप इस चीज का ऑडिट कीजिए। यदि उसके रूल एक्ट में नहीं था, नहीं होने के बाद में भी यदि प्रेसिडेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा तो वो उसको ऑडिट के लिए अलाउ कर देगा। ये हमारा रूल क्या करा है 52। भाई 51 तो बिल्कुल क्लियर था, भाई यदि उसमें है ऑडिट कर सकता है तो कर सकता है। ठीक है, भाई कहीं पे भी पैसा दिया सरकार का तो उसने ऑडिट करना ही करना है। तो 15(2) में क्या कह रहा है कि कहीं पर उसके लॉ में ऐसा कहीं मेंशन कर दिया कि भी इसका ऑडिटिंग नहीं होना पैसे का। ठीक है, लॉ में कुछ ऐसा मेंशन कर दिया कि जैसे कि उसका ऑडिट नहीं होना है, तो उस केस में यदि सरकार चाहेगी तो उससे ऑडिट करवा सकती है। तो ये चीज हमारे यहाँ पर दी गई है 52 के अंदर। यहां तक किसी को भी कोई जरूरत हो तो, ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। तो सिंपली बात है, 10 में अकाउंट मेंटेन किए, 11 में सरकार को सबमिट कर दिए, 12 में सरकार को कोई डाउट हुआ तो उसने पूछ लिया, 13 में उसने सरकार का कहीं पर भी कोई भी पैसा जा रहा है तो उसका ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 14 में उसने क्या किया कि कहीं पर कोई स्पेशल पैसा जा रहा है कॉर्पोरेट बॉडी वगैरह का तो उसका ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया। 16 में क्या किया कि 15 में क्या किया कि किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए पैसा जा रहा है तो उन सब का उसने ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, जो 13, 14, 15 है वो मेरा ऑडिट से रिलेटेड आ गया। अब देखो यार 16 जब रूल है, अब पैसा खर्चा ही कराते रहोगे, सरकार के कुछ लेके भी तो आओगे ना, सरकार को कुछ पैसा भी तो चाहिए ना। आप सारा बस खर्चा ही चेक कर रहे हो तो कुछ आमदनी आ रही सरकार की वो भी तो चेक करो ना। तो उसके लिए भी तो 16 यही कह रहा है कि सरकार के पास में कोई भी रिसिप्ट आ रही है, कोई भी मतलब रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है किसी भी चीज से, किसी भी सोर्स से कोई भी तरह का पैसा आ रहा है, ठीक है, तो उस सारे का वो चेक करेगा कि वो जो पैसा है कि उसका कलेक्शन सही से हुआ या नहीं हुआ है, तरीके से हुआ या नहीं हुआ है। ये चीज मैं बता दी कि तीनों लेवल पे होगा, स्टेट, सेंटर और यूटी के लेवल पे। ठीक है, तो जितना भी पैसा आया, जितना भी वो पैसा डला सरकार के पास में, उसको सारे को एज पर रूल के हिसाब से उसका चेक करेगा कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये रूल हमारा 16 कहता है। ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। तो रूल नंबर 17 रूल, हाँ जी बोलिए। सर, हाँ अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो हाँ वो भी ऑडिट करेगा? बिल्कुल करेगा, सेंटर वो तो हो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का करता है ना। नहीं, ऑडिट सबका करेगा, स्टेट का तो करेगा ही करेगा भाई, स्टेट का करना तो उसका काम है।
मैन तो वही है। देखो सेंटर में तो अच्छा अकाउंट अच्छा। मेंटेन नहीं कर रहा। देखो ये चीज तो मैं बार बार ही बोल रहा हूँ कि देखो अकाउंट सिर्फ सेंटर लेवल पे अब 1976 के बाद में सीजी ने मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट के मेंटेन करेगा, यूटी के मेंटेन करेगा, ऑडिट सभी का करेगा, ऑडिट सभी का करेगा। समझ में आ गई? तो चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो, यूटी हो, कोई भी रूल में कहीं पर भी कोई बात हो रही तो तीनों चीजों को, जहां से सरकार के पास पैसा चला गया किसी के पास में और जहां से सरकार के पास पैसा आ गया, सबका ऑडिट करेगा। सिंपल है कंसेप्ट है, बस यही दिमाग में सरकार रखना। मतलब दोनों सरकार, स्टेट और सेंट्रल दोनों। स्टेट, सेंटर और यूनियन टेरिटरी तीनों, हम्म। तीनों की, कोई भी स्टेट जो हमारा शेड्यूल 1 के अंदर दिया गया, मतलब 29 स्टेट है ना, तो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, सबके लिए वो करेगा। ठीक है, सबका ऑडिट करेगा। समझ में आ गया? उस गवर्नमेंट ने किसी को पैसा दे दिया ना, किसी भी कंपनी फर्म को, तो उसका ऑडिट करेगा। उस कंपनी फर्म के बाद कहीं से भी पैसा आ गया तो उसका भी ऑडिट करेगा, सबका ऑडिट करेगा। यही तो फेडरल सिस्टम लाना है यार, सरकार को अपनी पावर मजबूत बनानी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कब्जा कैसे करेगा? वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा कमाएगी, खाएगी आराम से, कहीं पे भी लगाएगी, सेंटर को तो हिसाब ही नहीं देगी, तो सब लोग अपना अपना करने लग जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं, हर बेटा अपना अपना करेगा, तो फिर वो अलग वाली बात आ गई ना। जैसे हम लोग देखते हैं ज्वाइंट फैमिली कब तक चलती है? तब तक चलती है जब आप सारा पैसा अपने पापा के हिसाब दे रहे हो, हिसाब नहीं दोगे, सब अपना अपना पैसा रखने लग जाओगे, तो ज्वाइंट फैमिली चलेगी? नहीं चलेगी, जल्दी टूट जाएगी। वो कहेगा कि इसने पैसा ज्यादा रख लिया, इसने कम कर लिया, इसने ज्यादा खर्चा कर दिया, इसने ये खर्चा कर दिया, इसने वो कर दिया, तो सबकी आपस में डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, वो फैमिली नहीं चलेगी। तो इसलिए सिस्टम को किया गया है भाई, यहाँ पर भी वो देखेगा कि सब पे सेंटर उस पे नजर बनाए हो, बेटा चेक कराओ, अब जब जहाँ पे आपने खर्चा किया कहाँ से आया और कहाँ गया आपका पैसा, तो वो ज्वाइंट फैमिली चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो इसलिए देश तभी चलेगा जब उस पे सेंटर का कंट्रोल होगा। कंट्रोल ही नहीं होगा तो फिर हर स्टेट अपना करना पड़ेगा, वो किसी को भी पैसा दे देगा। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले क्या करेंगे? स्टेट एजी को यदि वो अपने खुद के ऑडिटर कर भी लेगा, उन पे तो वैसे बॉडी होती, कितना पॉलिटिकल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में इन चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली हमारी है। तो रूल नंबर 17 कहता है कि कोई भी सरकार सर का रूल कहीं, 16 क्या था सर? कैसे रूल 16? 16 कह रहा था कि सरकार की कोई भी रिसिप्ट होगी ना, सरकार के पास में कोई भी पैसा आ रहा है, ठीक है, जैसे किसी ने कोई फीस जमा करा दी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, किसी ने मान लीजिए कुछ भी पैसा दे दिया, किसी का फाइन दे दिया, किसी ने इंटरेस्ट दे दिया लोन का, किसी ने ग्रांट का पैसा वापस कर दिया, किसी ने इनकम टैक्स अपना जमा करा दिया, किसी ने कुछ भी अपना पैसा सरकार को दे दिया, किसी ने कोई भी कलेक्शन जो सरकार के पास में आ रहा है, उन सब का भी ये ऑडिट करेगा। इन सब का भी ये ऑडिट करेगा कि वो एज पर रूल आया या नहीं आया, उसको प्रॉपर चेकआउट करेगा। ठीक है। रूल 17 कहता है कि जो भी ऑडिट, जो भी सरकार का स्टोर होगा, स्टॉक होगा, उस सारे को, स्टोर या स्टॉक होगा मतलब जो भी सामान सरकार ने खरीदा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है, तो उस सारे सामान का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है, जो भी उसने परचेज किया है, सेंटर हो, स्टेट हो या यूटी हो, तीनों की बात हो रही है में से, ठीक है, तो उन सब का क्या करेगा? वो ऑडिट करेगा। भाई किसी ने मान लीजिए सरकार ने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीद ली तो उस गाड़ी को कहाँ यूटिलाइज किया, कैसे यूटिलाइज किया, किस ऑर्डर के हिसाब से खरीदी, कहाँ से पैसा, वो सारा उस चीजों का सबका ऑडिट करेगा। कब उसको ऑक्शन किया, ऑक्शन किया या नहीं किया, ऑक्शन किया तो ऑक्शन का पैसा गवर्नमेंट के पास गया या नहीं गया, तो ये सारी चीजें वो चेकआउट करेगा। ठीक है। जो 18 नंबर है, 18 नंबर बेसिकली क्या दिखाता है? ये पावर दिखाता है। अब तो काम दिखा रहा था, ठीक है, अब तक क्या दिखा रहा था? काम दिखा रहा था। काम क्या करना है भाई? अकाउंट मेंटेन करना है, सरकार को सबमिट करना है, उसके बाद में उसका उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद में ऑडिट करना है, ठीक है, उसके बाद में, तो ये सारा उसका काम दिखा रहा था। जो 18 है उसकी पावर को दिखाता है कि उसकी पावर क्या है। भाई अब देखो, काम जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको कुछ पावर भी तो मिलनी चाहिए ना, कुछ भी वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कहीं पर भी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट का कहीं पर भी वो उसका किसी भी अकाउंट को, चाहे वो इनिशियल अकाउंट हो या सब्सिडरी अकाउंट हो, मतलब किसी को जैसे एज पर हेल्प के रूप में दे देते हैं, उसको हम सब्सिडरी में ग्रांट या लोन के रूप में दे दिया, तो उन सब का क्या करेगा? ठीक है,
उन सबको इंस्पेक्ट करेगा, मतलब उन सबको ये चेकआउट करेगा, उन सबका क्या करेगा, ये ऑडिट करेगा, उन सबका क्या करेगा, ऑडिट करेगा। ये कह रहा है कि अब मान लीजिए यार आप ऑडिट तो करोगे, ये कह रहा है ऑडिट तो करेंगे, अब करने के लिए आपके पास रिकॉर्ड तो चाहिएगा ना, ऐसे किसका ऑडिट कर दोगे, ऐसे हवा में थोड़ी कर दोगे, आपने देखना तो पड़ेगा ना उसने कहाँ खर्चा किया, कैसे खर्चा किया, कहाँ पे मेंटेन रखा, तो वो रिकॉर्ड चाहिए आपको, तभी तो आप ऑडिट कर पाओगे, बिना उसके। तो ये आपको भी पावर दे रहा है, ये कह रहा है कि जहां पर आप ऑडिट करने गए हैं तो वहां पर एक प्रॉपर आपका रूम बना दिया जाएगा, स्टिंग रूम, बेटी आइए ऑडिट टीम आइए, ऑडिट टीम का रूम अलग से बना दिया जाएगा, आपको बिठा दिया जाएगा वहां पे, और वहां पे एक लाइजनिंग ऑफिसर आपको दे दिया जाएगा, भाई कुछ भी लाइजनिंग करना होगा, या बेसिकली डीडीओ ही लाइजनिंग ऑफिसर बनाया जाता है, ठीक है। तो वो आपको लाइजन करेगा। अब आपने कोई भी अकाउंट बोला कि मुझे ये चाहिए, इसकी रिकॉर्ड चाहिए, तो उसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा, मुझे ये चाहिए, तो जिस रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट चाहिएगा, तो उससे रिलेटेड कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। वो मना नहीं करेंगे, आपने बोला कि मुझे ये बुक चाहिए, मुझे ये अकाउंट नहीं चाहिए, मुझे ये सर्विस बुक चाहिए, तो वो सारा रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो सर उसको पैरा बना देंगे नॉन प्रोटेक्शन हाँ, का। उसका पैरा बन जाएगा, उस पर एक्शन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये उसकी पावर को दिखाता है, ठीक है। वो मना नहीं कर सकते आपको वहां देने से, हम नहीं देंगे, नहीं, ये आपको पावर मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीसी एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी पावर को वहां पे दिखा रहा है, ठीक है। अब आपने रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड चेक करने के बाद में कुछ भी आपको डाउट लगा, ठीक है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, किस हिसाब से आपने किया, कैसे किया आपने, ठीक है। अब वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, ये गलत किया, इस रूल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, सकता है, ठीक है। जहां पर भी जिसका भी रिकॉर्ड वो चेक कर रहा है, जिसका, अब उसको उस पे मान लीजिए किसी उसमें कोई डाउट हो गया, तो किसी को बुलाना है, किसी को उस जिसने उससे रिलेटेड काम किया है, तो उस पर्सन को वहां पे बुला सकता है, उससे डॉक्यूमेंट मांग सकता है, तो उस पर्सन को वहां पे बुला सकता है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो मांग सकता है, ठीक है। तो ये उसकी पावर को हमारे यहाँ दिखाता है, ठीक है। तो जो पर्सन इंचार्ज होगा, जो भी वहां पे जो भी लाइजनिंग ऑफिसर होगा, तो आपको सारी सुविधाएं उससे रिलेटेड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। भाई इंस्पेक्शन से रिलेटेड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, आपको जैसे आपको कंप्यूटर चाहिए वहाँ पे चीजों को मेंटेन करने के लिए तो कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा, आपको जगह चाहिए बैठने के लिए तो जगह प्रोवाइड करेगा, आपको बैठने के लिए वहाँ टेबल चेयर चाहिए तो टेबल चेयर प्रोवाइड करेगा। तो जो आप मांगोगे, ये 18(2) रूल दिखाता है। जो आपने मांगा मुझे स्टेशनरी चाहिए इसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको वहां पे स्टेशनरी मिलेगी। आपने कहा मुझे पेन चाहिए राइट डाउन करने के लिए, तो आपको पेन मिलेगा। आपको कंप्यूटर चाहिए नोट डाउन कर लिए, तो आपको कंप्यूटर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 18 के अंदर दिखाता है। तो 18 आपकी क्या दिखाता है, बेसिकली पावर दिखाता है। 18 क्या दिखाता है आपकी, बेसिकली पावर दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, यहाँ पर कोई डाउट हो तो। चलिए फिर, रूल 19 हमारा कहता है कि कोई भी कंपनी होगी, फर्म होगी, तो उसका जो एक्ट, उसका जो ऑडिट करेगा, वो कंपनी एक्ट जो पहले 1956 था और अभी कौन सा हो गया है, अमेंडमेंट होके 2013 हो गया, तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार उसका ऑडिट करेगा। कोई भी कॉरपोरेशन होगी, कॉरपोरेशन बेसिकली मैंने बताई थी कि हमेशा वो एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा ही बनाई जाती है। तो जो उसका जो एक्ट होगा, जिसके अनुसार वो बनाई गई है, जिसके अनुसार वो उस एक्ट के हिसाब से बनाई गई है, तो उस एक्ट के हिसाब से उसका क्या करेगा, ऑडिट करेगा कि उस एक्ट में उसको क्या पावर दी गई है, क्या उसको फायदे दिए गए हैं, क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या आप उसका चेक कर सकते, क्या नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से उस चीज का क्या करेगा, ऑडिट करेगा, ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है कि मान लीजिए कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी रूल, जैसे कि अभी हमने पहले भी इस चीज को स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी कॉरपोरेशन वगैरह है उसके लॉ वगैरह में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि जहां पर वो ऑडिट नहीं कर सकता, यदि गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह चाहेंगे
ये सॉरी ये रूल कहता है हमारा बेसिकली जो इसका 3 पॉइंट है, ये कहता है कि कोई भी मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में, अब देखो स्टेट गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर में कोई भी ऐसी संस्था बनाई गई या कॉरपोरेशन बनाई गई है जहां पे उनको लगेगा कि हमने इसका कैग से ऑडिट करवाना चाहिए, तो यदि कैग पब्लिक इंटरेस्ट में ये हमारा सही होगा, ठीक है, तो कैग उसका ऑडिट करेगा, कैग उसका ऑडिट करेगा, उसको मना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कंपनी या कॉरपोरेशन के ऑडिट से रिलेटेड था, और 19A ये हमारा रूल 19 था और ये हमारा 19A है। ठीक है, ये 19 था और ये हमारा क्या था, रूल 19A था। तो रूल 19A क्या कहता है, रूल 19A कहता है कि लाइंग ऑफ रिपोर्ट्स, मतलब जो भी रिपोर्ट है, जो भी रिपोर्ट है वो किसको करेगा, कंपनी या कॉरपोरेशन की होगी, तो वो जो भी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट कंसर्न्ड है, जो रूल नंबर 19 में जो भी कंपनी या कॉरपोरेशन का उसने ऑडिट किया, तो उसकी रिपोर्ट को जो भी गवर्नमेंट होगी या जो भी गवर्नमेंट्स होंगी, गवर्नमेंट्स मतलब अब जैसे कि कोई भी ऐसी संस्था है, उसको हरियाणा गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है और पंजाब गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है, देखो जैसे कि दोनों की कैपिटल सेम ही है, चंडीगढ़ है, तो मोस्टली चीजें ऐसी हैं जहाँ पे दोनों पैसा दे रही है, तो दोनों पैसा दे रही है, तो दोनों गवर्नमेंट चाहेंगे तो दोनों को सबमिट करेगा, पंजाब गवर्नमेंट को भी सबमिट करेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को भी सबमिट करेगा, यदि हिमाचल ने भी उसको पैसा दिया तो हिमाचल को भी उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट होगी, जिसने पैसा दिया, स्टेट ने दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, यदि वो पैसा यूनियन का है, सेंटर का, तो स्टेट सेंटर को वो रिपोर्ट देगा। ठीक है, जिसने पैसा दिया भाई उसी को सबमिट कर देगा, ले आपका पैसा था, ये हिसाब पकड़ो, उसने कैसे खर्चा किया है, सही किया या नहीं किया, क्या गड़बड़ की है, क्या गलत है, क्या वो है, तो उस चीज को करेगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा तो किसको प्रस्तुत करेगा, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट को देगा, सीएजी प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट किसको करेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी को प्रस्तुत करेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी मैंने बताया था इसके टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका जो हेड होता है, सबसे बड़ी बात, इसका जो हेड होता है वो विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी किसको सबमिट करेगी, पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को सबमिट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा तो वो पार्लियामेंट को सबमिट करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट का यदि कोई भी ऑडिट है ऐसा, तो उस स्टेट गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेचर होगी, जो भी विधानसभा होगी, उसको ये प्रस्तुत करेगा। ये रूल नंबर 19 कहता है। ठीक है, रूल नंबर कहता है। ठीक है, रूल नंबर 20 क्या कहता है, रूल नंबर 20 हमारा ये कहता है बेसिकली कि कोई भी यदि बॉडी या अथॉरिटी कोई भी ऐसी है कि जहां पर कैग को पावर नहीं दी गई है ऑडिट की, तो उसमें यदि प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर चाहेगा तो वो कैग को रिक्वेस्ट कर सकता है, तो उस पे कैग उसका क्या करेगा, उस चीज का ऑडिट करेगा। ये रूल नंबर हमारा 20 कहता है। 21 और 22, 21 का उल्टा 22 दिया गया है। यदि कोई भी बॉडी ऐसी है जहां पर कि कैग ऑडिट नहीं कर सकता, और कैग को ऐसा लगता है कि यार मुझे इसका ऑडिट करना चाहिए, यहाँ पे ऑडिट करना जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, तो यदि कैग रिक्वेस्ट करता है, देखो रूल नंबर 21 में प्रेसिडेंट या गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर कैग से रिक्वेस्ट कर रहा है आप इसका ऑडिट कीजिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट में सही है। और 22 में क्या कर रहा है कि कैग उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कैग क्या कर रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे इसका ऑडिट करने दीजिए, आप मुझे इसका ऑडिट करने दीजिए। तो ये दोनों में 21, 22 में डिफरेंस है। तो उसमें कैग, इसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव कैग से रिक्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर कैग उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इसका ऑडिट करने दीजिए। ठीक है, तो दोनों केस में ऑडिट तो होगा, दोनों में बस ये बात की गई, मतलब कैग चाहे तो वो भी किसी चीज का ऑडिट कर सकता है उनसे परमिशन लेके, और सरकार चाहे तो सरकार उससे करवा सकती है उससे परमिशन लेके। बस ये सिंपल ही बात इसमें यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो रूल नंबर 23 कहता है कि ये जब ही होगा जब पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, जहां पे लगेगा कि भाई यहाँ पर कुछ, मतलब ये जो पैसा है लोगों के वेलफेयर के लिए था, हमारी जनता के लिए था, मतलब ये जो गवर्नमेंट है लोगों के उसमें हित में सही फैसला रहेगा, ये पैसा लोगों का था, इसको चेक करने में लोगों को फायदा रहेगा, तो तभी वो होगा पब्लिक इंटरेस्ट में। देखो हर आदमी पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है, पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो हम लोग वहाँ कुछ काम के नहीं, हमारे फिर हम खाली लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सारी जो गवर्नमेंट पोस्टें होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही होती है। ठीक है, तो ये कहता है 23 उस पैसे का वापस कर देगा। समझ में आ गई? यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो बता दीजिए।
यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए प्लीज। ये 20 वाला मैम। जी सर। हाँ, रूल नंबर 21 कहता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी संस्था ऐसी है, उसके रूल में ऐसा दिया गया है कि भाई जहां पर कि भाई कैग उसका ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यदि वहां पे कैग को अथॉरिटी नहीं दी गई है उसका ऑडिट करने की, और यदि प्रेसिडेंट या गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये चीजें तो देखो बार बार रिपीट होके आ रही है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात, उनको लगता है कि यार इसका ना करवाना चाहिए हमें ऑडिट, यहाँ कुछ फायदा रहेगा, मतलब यहाँ से कुछ निकल के आएगा। ठीक है, लोगों को अच्छा लगेगा, हमारी पब्लिक को अच्छा लगेगा, देखो सरकार अच्छा काम करा रही है, हर चीज को फेयर तरीके से करा रही है, ऑडिट मतलब फेयरनेस चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार फेयरनेस में हमारे काम कर रही है, तो हमें इसका ऑडिट कराना चाहिए। तो वो कैग को बोलेंगे कि आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका ऑडिट कीजिए, तो कैग क्या करेगा, उसको ऑडिट करेगा। अब 20 का 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि देखिए जहां पर कोई भी ऐसी संस्था है जहां के एक्ट में वो ऐसा दिया गया है जो 21 की तरह की, जहां पे कैग ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जहां पे कैग ऑडिट नहीं कर सकता। अब कैग को ऐसा लग रहा है, जब कहाँ लग रहा था, जब सरकार को ऐसा लग रहा था, और अब किसको लग रहा है, अब कैग को लग रहा है, कैग को लग रहा है यार मुझे इसका ऑडिट करना चाहिए, मुझे यहाँ पर इसका ऑडिट करना चाहिए, करने से फायदा होगा, यहाँ कुछ मिलेगा पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ मैं निकाल के लाऊंगा। तो यदि वो रिक्वेस्ट करेगा, सेंटर का पैसा कहीं पर भी ऐसी जगह गया, तो वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि सर मुझे इसका ऑडिट करने की परमिशन दीजिए, और वो उसको ऑडिट की परमिशन मिल जाएगी, वहां पे मना नहीं कर सकते उसको। स्टेट का कहीं पे पैसा गया तो वो गवर्नर से जाके रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इसकी परमिशन दीजिए, मैं इसका ऑडिट करना चाहता हूं, तो वहां पर उसको परमिशन मिलेगी, तो वहां पे उसको परमिशन मिलेगी। मतलब उसमें सरकार उससे रिक्वेस्ट कर रही है 1 में, 2 में वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है किसी का भी ऑडिट करने के लिए। ठीक है, बस ये सिंपल दोनों में 1 और 2 में यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, 3 में कह रहा है कि ये जो 1 और 2 की जो हमने बात की है ना, ये जब भी होगा जब जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट होगा, जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट होगा। पब्लिक इंटरेस्ट देखो सारी चीजें होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है। कोई भी काम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, हम ऑडिटिंग किस लिए कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, अकाउंट किस लिए मेंटेन कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं। भाई तभी तो कर रहे हैं ना कि पब्लिक को उस चीज का पता चले एज पर ट्रूथ क्या चल रहा है, हमारा पैसा सही यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसलिए उस चीज का हम ऑडिट कर रहे हैं। बताइए यहाँ पर, हाँ जी बताइए। सर जब सीएजी जब किसी के ऑडिट के लिए कहता है और सरकार डिनाई नहीं कर सकती, ये कहीं लिखा है कि वो डिनाई गवर्नर या नहीं, नहीं कर सकती सरकार, डिनाई नहीं कर सकती, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये मतलब कहीं राइट डाउन थोड़ी को डिनाई नहीं कर सकती, डिनाई कर सकती है ना? नहीं, नहीं कर सकती उसको डिनाई। ये किसी की राइट डाउन है सर? ये कहाँ है कि उसको डिनाई कर सकती है, आप ये बताइए मुझे। मैं ये ये तो ये भी नहीं लिखा ना कि गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती। तो ये भी नहीं लिखा ना गवर्नमेंट डिनाई कर सकती है, बात तो दोनों है ना। ये कहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट उसको चाहे तो डिनाई भी कर सकती है। देखो अब इस पूरे रूल में आप देखोगे, इसका एग्जैक्ट रूल भी आप निकाल के देख लीजिए 1 और जैसे 2 का है, यहाँ पे कैग जाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें आप इसका एग्जैक्ट रूल भी निकालिए, इसमें कहीं पे सरकार ये थोड़ी लिखा है कि सरकार उसको चाहेगी तो मना कर देगी। मना जब ये लिखा ही नहीं तो सीधी ही बात है उसको डिनाई नहीं कर सकते, नहीं तो उसको मेंशन किया जाता वहां पे कि उसको सरकार चाहेगी तो उसको डिनाई कर सकती है। देखो उसने 3 में किया है, 3 में यही तो चीज दी है ना कि ये तभी होगा जब वो उनको लगेगा कि ये जो पैसा है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। यही डिनाई की तो बात यहाँ पे आती है ना 3 में। 3 में कह रहा है कि उनको जब लगेगा, भाई वो बोलते नहीं कि सीधा कान नहीं पकड़ना, ऐसे घुमा के पकड़ना है, तो ये घुमा के पकड़ने वाली बात आ गई। ठीक है, कि उनको जब ऐसे लगेगा, ठीक है, उनको जब ऐसा लगेगा ना कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो वो तभी उसको ऑडिट को परमिशन देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे उसको। ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट वर्ड तो कहीं पे डिफाइन तो है नहीं इसकी, कहीं पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। तो ये तो एक सोच है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट, किस काम को पब्लिक इंटरेस्ट में मानते हो, किसको नहीं मानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज सर, बोली ये है। चीज प्रेसिडेंट या गवर्नर, हाँ सर ये चीज प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसाइड करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं? भाई देखो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम
लेजिस्लेचर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। कैग पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट कैग के लिए नहीं काम कर रही है, कैग पार्लियामेंट के लिए काम कर रहा है। हम डिसाइड करने तो वाले सर थोड़ी है, डिसाइड जो करने वाले तो वो है ना रिसर्च कि भाई हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट हमारे लिए थोड़ी बैठी हुई है, हम पार्लियामेंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही डिसाइड करेंगे ना भाई। देखना तो उनको है ना, लोगों ने तो वोट उनको दिया, पैसा किसका है? पैसा पब्लिक का है। पैसा किसका है? जो पब्लिक का है। एक्सपेंडिचर पर पब्लिक का तो पब्लिक कंसोलिडेटेड देखेगी, होती पब्लिक को है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्लियामेंट कर रही है। आपको तो पब्लिक ने चूज करके नहीं भेजा, आपको तो वोट नहीं दिया, आपने तो अपना एग्जाम क्वालिफाई किया, आपने तो पास कर लिया, तो आपने तो पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपसे हिसाब कौन मांगेगा? पार्लियामेंट मांगेगी ना आपसे, लेजिस्लेचर मांगेगी, क्योंकि उन्होंने भेजा है और वो आपके ऊपर है। सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? हमारी सुप्रीम अथॉरिटी लेजिस्लेचर है। भाई तीन तरह की पावर है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, और हमारी हमारी जुडिशरी है। तो सब में हमारी सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी लेजिस्लेचर है, हमारे हेड वो है ना, तो हेड है तो वो डिसाइड करेंगे, हम थोड़ी कर सकते हैं उसको डिसाइड। जी सर। हाँ, ओके, और बताइए थैंक यू। कोई जो डाउट? पैसा कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर होती है वो सारे पैसे तो पब्लिक इंटरेस्ट के ही होते हैं सर। हाँ, बस सिंपल ही बात है। तो जहाँ कंसोलिडेटेड फंड का एक्सपेंडिचर हुआ है हाँ, तो वहाँ तो ये तो कर सकता है सर। वो तो दिया ही हुआ है ना, वो तो जी, वहां पे दिया ही हुआ है कि भाई पहला ही रूल क्या है, 13 में दिया है ना कि तो जहां वहाँ पर भी पे कंसोलिड। पब्लिक इंटरेस्ट आ जाती है सर। हाँ, तो हाँ, तो वही वहाँ है। पे तो सरकार वो या गवर्नमेंट या अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटर मना नहीं कर सकते ऑडिट करने से। हाँ, सिंपल ही बात है, वही जी, है। बस यही चीज है। देखो ये चीज एक अंडरस्टैंडिंग की चीज है, इसको कहीं पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई तो बिल्कुल दिया हुआ नहीं है। ये हमारी समझ है कि इसको हम कैसे सोच रहे हैं। सारा देखो सीधी बात है, जो भी काम हो रहा है ना सरकार का, सारा पब्लिक इंटरेस्ट में ही है। पब्लिक है तो हम लोग हैं, पब्लिक ही नहीं है तो हम हमारा क्या उचित है? हमारा ऑडिट करने का क्या मतलब है? भाई पब्लिक के लिए तो सब हर आदमी काम कर रहा है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में तो पब्लिक के लिए काम कर रहा है। अब जिस नौकरी में पब्लिक को कोई फायदा नहीं है, उसको फायदा उसको क्रिएट क्यों करेगी सरकार? सीधी ही बात है। उसको क्यों पैसा देगी? जहां पर किसी लोगों को कोई फायदा ही नहीं होगा, तो वहां सरकार पैसा अपना क्यों देगी? क्योंकि पैसा तो लोगों का है ना। आप पैसा आपने पैसा किसी को दिया तो तभी दिया ना जब आपको वहां से कुछ फायदा मिला है। फायदा नहीं मिलेगा तो आप क्यों दोगे किसी को पैसा? ठीक है, तो इसलिए तो सारा काम पब्लिक इंटरेस्ट में ही होता है। ठीक है, अब कोई ऐसी ही हाई सिक्योरिटी या कुछ ऐसी ही कुछ सिस्टम आ गया, वहां सरकार चाहे तो वो चीज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज सर समझ में। सर हाँ, 15 में हमने ग्रांट्स और जो लोन दिया उसके बारे में ऑडिट हुआ है ना, और हाँ, 19 का हो गया कि कंपनी का हो गया, कॉर्पोरेशन का, और इसमें हाँ, रिमेनिंग क्या बचा फिर 20 के लिए? कुछ नहीं बचा मैम, 20 में तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो फिर तो इसमें ऑडिट ये जो बता रहे हैं कि अथॉरिटी और बॉडीज, तो इसमें क्या मतलब है इनका? अथॉरिटी बॉडी मतलब कोई भी ऐसा स्पेशल पोस्ट कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया कहीं पर भी किसी भी बॉडी के अंदर। ठीक है, कोई भी कंपनी भी नहीं है, कॉर्पोरेट भी नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज हो जाए जहां पर उसका। ठीक है, तो वहां पर उसकी एनजीओ बात वगैरह हो बताई सकते गई। हैं सर। क्या सर? एनजीओ। हाँ, एनजीओ वगैरह, जैसे उन्होंने बोला एनजीओ वगैरह, भाई कुछ इस तरीके की चीज बना दी कुछ सरकार ने, तो वहां पर जैसे उन्होंने बोला, बहुत बिल्कुल सही बोला, जैसे एनजीओ वगैरह। ठीक है, ये तो उसने लिखा ही नहीं ना कहीं पर कि यहाँ पे सिर्फ कंपनी होगी, यहाँ पे होगी, मतलब जैसे एनजीओ बना दी, सही कहा कि वो मतलब, तो वहां पर ये चीज होगी। अब वो एनजीओ ना तो एक्ट के द्वारा बनी, ठीक है, ना वो कंपनी एक्ट के अंदर आती है, ना वो हमारी उसके अंदर आती है, पार्लियामेंट एक्ट के अंदर आएगी, ना वो कंपनी एक्ट के अंदर आएगी। तो इस तरीके की चीजों की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म। और किसी को कोई डाउट हो? हेलो सर। हाँ जी सर, बताइए। सर ग्रुप पे 2 क्वेश्चन है, उसको समझा देंगे क्या? क्या क्वेश्चन दिया गया है? विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन ऑडिटेबल एंटिटी एज पर CAGDP? एक सेकंड मैं देखता हूँ, क्वेश्चन दिए गए हैं।
ग्रुप यार मैं ग्रुप मिल नहीं रहा है मेरे को, एक सेकंड रुकिए। पहली बात है, मेरा क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑडिटेबल एंटिटी एज पर कैग डीपीसी एक्ट। ठीक है, इसका कैग ऑडिट नहीं कर सकता। तो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई भी बॉडी एस्टेब्लिश होगी, किसमें पढ़ा था? रूल नंबर 13 में पढ़ा था। ठीक है, रूल नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि जहां पर भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जाएगा उसका ऑडिट करेगा, यानी कि जो ए पॉइंट दिया गया है रूल 13 के हिसाब से उसका ऑडिट वो करेगा। बी में क्या कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन ओन बाय गवर्नमेंट, मतलब गोवन ओन है, मतलब कॉर्पोरेट, वो मतलब किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया, उसको एक्ट के द्वारा बनाया गया है, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। तो रूल नंबर जो हमारा था 14 में इसके बारे में दिया गया ना, कहीं पर भी ऐसा पैसा देगा तो उसका वो ऑडिट करेगा ही करेगा। और ये सी क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। सरकार पैसा दे रही है तो उसको ऑडिट करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। 10वां सर क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो इलेक्शन कमीशन हुआ, तो इलेक्शन कमीशन को ऑडिट करेगा क्या? करेगा भाई। देखो सरकार का पैसा जहां चला गया तो इलेक्शन कमीशन अपने का जगह पे 30 मार खाए, लेकिन ऑडिट में हम लोग हैं। सीधी बात है भाई, पैसा तो वो सरकार का खा रहे हैं ना, ये थोड़ी कि इलेक्शन कमीशन हो गया तो उसको पैसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑडिट तो होगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का भी। पैसा तो सरकार ही दे रही है ना, अपनी जेब से थोड़ी लगा रहे हैं वो पैसा वहां पे। ठीक है, अब यूपीएससी तो यूपीएससी का ऑडिट होगा ना, सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का भी होगा, हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का भी, जहां सरकार का पैसा चला गया सबका ऑडिट होगा। बस सीधी ही बात, सिंपल ही समझनी उसको। ठीक है जी सर। हाँ, दोनों क्वेश्चन आंसर समझा दीजिए प्लीज सर, ये पीडीएफ डाल देना ग्रुप में। विच ऑफ वन दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कैग, इसमें कह रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है कैग का। कंपाइलेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट, तो सीधी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को कंपाइल करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। रूल नंबर 10 यही कहता है हमारा, कंपाइल करेगा स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को। एडवाइजिंग यूनियन गवर्नमेंट टू द फॉर्म ऑफ अकाउंट, भाई अब देखो एडवाइजिंग, एडवाइस कर सकता है ये कोई भी अकाउंट के फॉर्म में। हेलो, इसमें हमें बी में थोड़ा सा डाउट है, ये ऑप्शन हो सकता है। पहले थोड़ा है सीओडी को एक बार पढ़ लेते हैं कि एडवाइज नहीं करता है, क्योंकि एडवाइजिंग अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो ऑडिट ऑफ इंस्टीट्यूशन एडवाइज कर सकता है, अकाउंट में कर सकता है, सरकार सलाह लेना चाहे तो, लेकिन उसको पावर इसकी नहीं दी गई है, मतलब उसको पावर उस रिलेटेड, मतलब परमिशन रिलेटेड, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सैंक्शनिंग पावर नहीं दी गई है। ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड ले सकता है भाई, सरकार को कुछ भी हेल्प चाहिए, उससे कुछ भी पूछना होगा तो ले सकता है। अभी पढ़ा था ना 10, 11, 12 में पढ़ा था, सरकार कोई भी असिस्टेंट लेगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेगी तो उसको बताना पड़ेगा। ऑडिट ऑफ इंस्टीट्यूशन सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, तो सब्सटेंशियली फाइनेंस अभी क्या था 14 नंबर में, इसका ऑडिट कर सकता है वो। ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस अकाउंट, इसका नहीं करेगा। 1976 में नया डिपार्टमेंट बन गया था जिसका नाम था सीजीए, वो किसका, उसके वो कौन करेगा, उसका जो कंपाइल करेगा वो किसका करेगा, वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सीजीए के द्वारा, तो ये उसका काम होगा। ठीक है, तो डी इसका काम नहीं होगा, डी उसका नहीं होगा। बी डी में फिर भी थोड़ा सा डाउट है, एडवाइजिंग यूनियन गवर्नमेंट ऑन द फॉर्म ऑफ अकाउंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑन द फॉर्म ऑफ अकाउंट, नहीं सर, बी तो आएगा ही, क्योंकि 13 में वही दिया गया ना, 12 में वही दिया गया है, असिस्टेंट असिस्ट करेगा तो उसको एडवाइस भी करेगा, इन्फॉर्मेशन भी देगा। ठीक है, ये नहीं आएगा डी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अकाउंट मेंटेन नहीं करता, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का मेंटेन करता है। कल वाली क्लास में मैंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया था इस चीज को। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, डी आएगा, डी आएगा, कंपाइलेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस अकाउंट, उसको कौन करेगा, सीजीए करेगा, कैग नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया अभी? यस सर। कोई डाउट है तो बता दीजिए। चलिए अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने 10 में क्या किया था, 10 में क्या पढ़ा था भाई, 10 में पढ़ा था कि कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट। 11 में क्या पढ़ा था, बताइए संदीप यादव जी, क्या पढ़ा था? उनको आगे भेजना हो, प्रेसिडेंट को
हाँ, President सेंटर या आके फिर- स्टेट को क्या करेगा, सबमिट करेगा। submit- 12 में क्या पढ़ा था, assistant असिस्टेंट Assistant. करेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको लेनी होगी तो वो सारी इंफॉर्मेशन उनको देगा। तो ये हमारा किस में था, 10 से 12 के अंदर था। अब बात आ गई ऑडिट की। 13 में क्या करेगा, expenditure वो consolidated fund पब्लिक हाँ, अकाउंट और उनसे कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जाएगा तो उसका ऑडिट करेगा। 14 में क्या था, फाइनेंशियली वो हाँ, सब्सटेंशियली फाइनेंस हाँ, ग्रांट या लोन देगा हग मात्रा में सरकार किसी को भी, ठीक है, तो उसका क्या करेगा, ऑडिट करेगा। 15 में क्या था, 15 में वो क्या नाम है, ग्रांट और उसका स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि किसी को specific ग्रांट या purpose के लोन लिए। मिलेगा स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो उसका ऑडिट करेगा। 15 में था। 16 में क्या था, कंसोलिडेटेड फंड से जो भी कहीं पे भी Receipt- रिसिप्ट आएगी, expenditure जहां होगा पर भी उसको audit रिसिप्ट करेगा। आएगी, सरकार के पास पैसा आएगा, उसका क्या करेगा, ऑडिट करेगा। 17 में क्या था, स्टोर एंड स्टॉक्स स्टोर एंड स्टॉक, जहां पे भी स्टोर होगा, स्टॉक होगा, उस सब का क्या करेगा, ऑडिट करेगा। 18 में क्या था, ड्यूटीज एंड पावर। पावर ड्यूटी एंड पावर। पावर जी, Power ड्यूटी तो हो गई मैम, अब पावर Power, आएगी पावर कि जहां चाहेगा रिकॉर्ड मांगेगा, जो रिकॉर्ड मांगेगा वो उसको मिलेगा, जिससे क्वेश्चन चाहेगा पूछ सकेगा, जिससे इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा इंफॉर्मेशन ले सकेगा, ठीक है, जो रिकॉर्ड चाहेगा वो मंगवा सकेगा, जहाँ पे रिकॉर्ड चाहेगा वहां मंगवा सकेगा, ठीक है। तो ये हमारी उसमें पावर दी गई है रूल 18 में, सिर्फ ये रूल ऐसा है जिसमें उसकी पावर हमें दी गई है, ठीक है। तो रूल नंबर 18। 19 में क्या था, कंपनी ऑडिट कंपनीज हाँ, गवर्नमेंट कंपनी का कंपनी ऑडिट कंपनी एक्ट के अनुसार करेगा, कॉर्पोरेशन का हमारा उस जो पार्लियामेंट का जो भी एक्ट वगैरह उसके हिसाब से उसका ऑडिट करेगा। 20 में क्या था, 20 में था कि कोई भी ऐसी बॉडी या संस्था है, यदि उसका मान लीजिए उसके एक्ट वगैरह में दिया गया है कि वो उसका ऑडिट नहीं कर सकता, तो यदि 20 में करना 20 चाहेगा एक में तो उसका audit प्रेसिडेंट और करेगा। गवर्नर करेगा, और 20 में 20 2 में वो प्रेसिडेंट अगर चाहे कि इसकी ऑडिट करनी चाहिए, कोई ऐसा ग्रांट दिया हुआ है तो उसकी ऑडिट करने के लिए बोल रहे हैं। करेगा, ठीक है। बताओ, हाँ जी, वो कल्याणी मैडम है आज क्लास में, नहीं हो, उन्हीं को ज्यादा डीपीसी एक्ट में वो था, क्लास में भी नहीं आई शायद, वही बार बार बोलती थी सर कल्याणी मैडम आ गए, समझ में नहीं आया मैम, हेलो मैडम, पता नहीं भाई कहाँ बिजी होगी। चलिए फिर रूल नंबर 21 बताइए, 10 से 20 में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे करते हैं इसको कंप्लीट। नहीं सर। नहीं है ना, सबका क्लियर है, बिल्कुल। चलिए फिर रूल नंबर 21, डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ कैग, ये कहता है कि जो अपनी पावर है उसको फर्दर डेलीगेट कर सकता है, ठीक है, एक बार कर सकता है, बार बार ऑर्डर निकाल के कर सकता है, ठीक है, उसके लिए उसको कोई जर्नल ऑर्डर निकाल सकता है, स्पेसिफिक ऑर्डर निकाल सकता है, मतलब पूरी पावर को डेलीगेट कर सकता है, कुछ को कर सकता है, कुछ स्पेसिफिक पावर को डेलीगेट कर सकता है। डेलीगेट मतलब नीचे वाले को पावर दे देना, अपनी पावर की नीचे वाला भी उसको यूज कर सकता है, उसको डेलीगेशन बोलते हैं, ठीक है, मतलब अपनी पावर को नीचे वाले को भी यूज करने की परमिशन वो दे सकता है, ठीक है। किस कंडीशन में सर? किसी भी कंडीशन में दे सकता है। अब जैसे उसकी पावर कौन यूज करता है, जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होता है वो कैग की तो पावर यूज कर रहे हैं ना, आप ऑडिट करने जाते हैं, जो आपका इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है वो किसकी पावर यूज करा, कैग ने उसको डेलीगेट किया गया, आप इसके ऑडिट पैरा बनाइए, आप उसका वो करिए, वो पावर ही तो डेलीगेटेड है ना उसकी, ठीक है भाई। देखो जैसे कोई भी पावर होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो सारी पावर अपनी वो कर सकता है, किसी को भी डेलीगेट। देखो जो सारी पावर होती है ना, जैसे मान लीजिए किसी को सैलरी देनी है, किसी को पेंशन देनी है, किसी को लीव देनी है, किसी को कोई काम से रिलेटेड है कि भाई, वो सारी पावर इसकी है, ये पावर डेलीगेट ही की है ना। अब मान लीजिए आप ऑडिटर है, तो आपकी लीव को कौन सैंक्शन कर रहा है, आपकी लीव को डब्ल्यू सीनियर है वो सैंक्शन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो अथॉरिटी कैग है ना, उसने डेलीगेट कर रखी है अपनी पावर को नीचे वाले को, भाई आपसे जो सीनियर होंगे वो उसको अप्रूव कर देंगे, तो ये सारी डेलीगेट होती है पावर। कोई भी फाइनेंशियल पावर है, मान लीजिए कैग को पावर मिलेगी, कैग 50 लाख रुपए करोड़ तक की पावर है कि वो ओई हेड के अंदर एक्सपेंडिचर कर सकता है। अब वो अपनी पावर दे देगा एसीडीसीए को कि भाई उसको 40 लाख दे दी, उसको 30 लाख तक पावर दे दी, उसको 10 लाख तक दे दी, भाई एक सीनियर है को मान लीजिए उसने 10,000 रुपए की पावर दे दी कि आप 10,000 रुपए तक वही एंड में खर्चा कर सकते हो, तो वो पावर अपनी डेलीगेट कर सकता है। पावर तो ऊपर वाले की होती है, वो नीचे वाला उसका यूज कर सकता है।
तो ये इसके अंदर हमारा कहा गया है। ठीक है भाई, जैसे ऑडिट करने की पावर, अब ऑडिट करने जा रहे हैं ना, तो एक ऑडिटर भी तो ऑडिट कर रहा है, तो वो अपने बिहाफ पे थोड़ी कर रहा है, वो कैग के बिहाफ पे ऑडिट कर रहा है। उसने किसको पावर दी, किसने उसको पावर दी है? ये सारी पावर तो कैग की है ना। आप ऑडिट करने जा रहे हो, आप पैरा बना के आ रहे हो, किसके बिहाफ पे पैरा बना रहे हो? कैग के बिहाफ पे बना रहे हो। कैग ने आपको पावर दी है, उसकी पावर का आप यूज कर रहे हो वहां पे, तभी आप उनका ऑडिट कर रहे हो, तभी वहां पे पैरा बना रहे हो। उसकी पावर का वो डेलीगेट हुई है कि भाई वहां पे जो भी ऑडिटर जाएगा, डब्ल्यू जाएगा, सीनियर ए जाएगा, वो उसको वो करेगा। तो वो डेलीगेट की गई आपको पावर, आपको थोड़ी पावर है ऑडिट करने की। किसने कहा आपने पावर है? वो उसकी पावर को यूज कर रहे हो आप। ठीक है, सिंपल ही बात है, उसकी तरफ से आपको पावर मिली हुई है ऑडिट करने की। चलिए, लेकिन ये कहता है कि देखिए वो डेलीगेट कर सकता है, लेकिन कोई भी जैसे इंफॉर्मेशन होगी या कोई भी जो रिपोर्ट होगी, जब वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी, ठीक है, तो और मान लीजिए कैग चला गया छुट्टी पे, ठीक है, कैग चला गया छुट्टी पे, तो वो जो रिपोर्ट है, मान लीजिए वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो वो जो भी उसको जिसने डेलीगेट कर दी अपनी पावर, तो वो कैग के बिहाफ पे उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सबमिट नहीं कर सकता भाई। गवर्नमेंट को रिपोर्ट वही सबमिट करेगा, कोई भी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी तो वही करेगा। कहीं भाई ये नहीं हो कि सरकार उसको छुट्टी पे भेज दे या वो वैसे छुट्टी पे चला जाए, नीचे वाले पीछे से कुछ गड़बड़ कर दे, नहीं, जिम्मेदारी उसी की है। जब छुट्टी से आएगा तभी वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा अपनी, ये नहीं कि भाई नीचे वाला उसके पीछे से कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंटर गवर्नमेंट को कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। तो ये उसको सर इसका मतलब वो क्या नाम है, उसकी प्रेजेंस में कोई सबमिट कर सकता है अगर वो डेलीगेट कर दे तो पावर? नहीं कर सकता, तो मतलब कर ही नहीं सकता, चाहिए एब्सेंस में हो, चाहिए वो रिपोर्ट सिर्फ हाँ, सीएजी रिपोर्ट प्रेजेंट सीएजी ही करेगा। प्रस्तुत करेगा, वही करेगा। ठीक है, प्रेजेंस में हो या लीव पे हो, वही पर वो करेगा। ठीक है, वो उसी को पावर है। ठीक है, वो नीचे वाला, क्योंकि हेड वो है ना, तो उससे फिर गवर्नर उसी से रिपोर्ट लेगा ना, हेड से ही। अब आपसे थोड़ी लेगा गवर्नर, आपको कौन वो करेगा? ठीक है, तो इसलिए हेड इस वो वाली तो लाइन में इस वाली लाइन में कंफ्यूजन ही था, ये थोड़ी सी अजीब सी थी कि मतलब उसके एब्सेंस में पेश कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस टाइप से दे रखा है उसमें डीपीसी में। ये कंफ्यूजिंग लाइन है बिल्कुल। अब तो हो गया क्लियर, अब भी है? बहुत बढ़िया, नहीं ढंग से क्लियर। चलिए, पावर टू मेक रूल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो कोई भी जो गजेट है, इसमें जितनी भी बातें हमने पढ़ी है, ठीक है, उससे रिलेटेड किसी भी पावर को, ठीक है, पहले कैग से कंसल्टेशन करेगी कि मैं आपकी इस पावर में चेंज करना चाहती हूँ। चेंज करने के बाद में क्या करेगी कि उसको चेंज तभी किया जा सकता है जब दोनों जो होगा, जो दोनों पार्लियामेंट के हाउस होंगे, उसमें उसको क्या लाया जाएगा कि उसमें उसको मतलब उसका जो होगा, सॉरी, विधायक लाया जाएगा, दोनों पार्लियामेंट के हाउस में पास किया जाएगा। पास होने के बाद में उसका गजट नोटिफिकेशन बनेगा, गजट नोटिफिकेशन के बाद में उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, उस पावर में चेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन सीधा पार्लियामेंट नहीं कर सकती, उससे पहले कंसल्टेंट करेगी, उससे पहले पूछेगी कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप बताइए करना है या नहीं करना है, तो वो उसको कंसल्टेट करेगा वहां पे। ठीक इन है, द सेंस सर, सीएजी अगर मना कर देता है कि ये सही नहीं है तो वो नहीं ला सकते विधायक? ला सकती है, कंसल्टेंट है वो। कंसल्टेंट का काम क्या होता है? सलाह देना होता है। प्रेसिडेंट है वो, प्रेसिडेंट का काम क्या है? सरकार को सलाह देना है। प्रेसिडेंट सरकार का कंसल्टेंट होता है ना। तो प्रेसिडेंट से कुछ पूछा गया तो उस प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, तो सरकार फिर भी कर सकती है ना, वो भी तो एक कंसल्टेंट ही है, तो ये भी एक कंसल्टेंट भी है। क्योंकि कंसल्टेंट का मतलब है सिर्फ सलाह देना, तो सरकार उसको, कंसल्टेंट क्या है, आप जैसे ऑफिस में कंसल्टेंट क्या होता है? आपका सलाहकार होता है। किसी ने बिजनेस कर लिया स्टार्ट, उसने कंसल्टेंट रख लिया, मतलब वो उसको सलाह दे रहा है, आप ऐसे कीजिए, आप आपको सही है लगेगा तो आप करिए, नहीं है तो नहीं लगेगा आपको। कंसल्टेंट का मतलब ये होता है। बात समझ में आ गई? तो सरकार चाहेगी तो उसकी मान भी लेगी और नहीं चाहेगी तो नहीं भी मानेगी। हेलो, हेलो, ओके सर। हाँ, हो गया क्लियर? सर पावर टू मेक रेगुलेशन।
तो वो रेगुलेशन बना सकती है इसके रिलेटेड। मतलब जैसे ऑडिट की पावर तो दे दी, ठीक है भाई, सरकार ने उसको ऑडिट की पावर तो दे दी है, अकाउंट की पावर तो दे दी है। अब उसको ऑडिट कैसे करना है, उसको किस तरीके से करना है, कैसे वो मेंटेन करेगा, कैसे वो चेकआउट करेगा, किस बिहाफ पे चेकआउट करेगा, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, तो ये उस पे रेगुलेशन बना सकता है। मतलब उसमें आगे रूल रेगुलेशन बना सकता है कि उसमें क्या क्या मुझे कैसे कैसे करना है, इसका वो प्रोसीजर बना सकता है। हाँ जी बताइए। 23 में है ना सर ये? 23 में होगा सर ये 23 में आएगा ये। हाँ 23 में, ये यार चेंज ना हुआ शायद, रुको मैं चेंज भी कर देता हूँ ताकि बाद में भूल नहीं। सर किसी का माइक ऑन रहेगा शायद, योगेश जी का रहेगा। ये दिख भी नहीं रहा किसी का माइक, एक सेकंड रुको, ठीक है। सर ये 22 में और 23 में डिफरेंस क्या है? 22 में तो कह रहे कि उसमें रूल है और इसमें रेगुलेशन है। रूल में क्या होता है कि उस रूल में पर्टिकुलर पूरे रूल में ही चेंज कर दिया, और उसमें कर दिया। जैसे देखो रूल में क्या है कि जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, सरकार ने बोला कि पुलिस वाला चालान काटेगा, ठीक है। ये कौन से रूल है? ये मतलब रूल है, पावर टू मेक रूल कौन से रूल है सर ये जो सारे पढ़ लिए सारे रूल ही तो पढ़े हैं अब तक। और तो रेगुलेशन वो दूसरा है मतलब। हाँ अब तक जो पढ़ रहे थे बोला बेटा कि पूरी रात रामायण देख के सवेरे सीता किसका बाप नहीं, कहाँ है। नहीं सर, ये क्या रेगुलेशन और रूल का मतलब? वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि सरकार ने बोला कि भाई गाड़ी जो होंगी ना उसका चालान काटा जाएगा रोड पे, ठीक है। वो क्या है, चालान काटना एक रूल है, ठीक है, वो क्या है, रूल है। अब चालान कैसे काटना है उसके बारे में जो डिटेल होगी वो उसका रेगुलेशन है, कि भाई आपने बत्ती जंप कर दी तो चालान कटेगा, हेलमेट नहीं पहना तो चालान कटेगा, सीट बेल्ट नहीं बनेगी तो वो क्या है, उसकी जो गाइडलाइंस है ना वो क्या है, रेगुलेशन है, वो रूल है। चालान कटेगा रोड पे, कैसे कटेगा वो पुलिस वालों ने बना ली अपनी गाइडलाइंस, भाई ऐसे होगा तो कटेगा, ऐसे होगा तो कटेगा, ऐसे होगा तो कटेगा, ठीक है, गॉट इट। समझ गया। तो ये रूल एंड रेगुलेशन है। बाकी ये मीनिंग मेरे को भी समझ में नहीं आता, कल मैंने सारी जगह चेकआउट करा, अभी दिमाग में आ गया आपने पूछने के बाद में, ठीक है। एक्चुअल टीचिंग में ना सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप जितना एक्सपीरियंस लेते जाओगे उतनी आपकी एक्सप्लेनेशन पावर, वो चीजें बढ़ती जाएंगी, नॉलेज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यही वही है कि भाई किसी का कोई भी इसमें कोई स्पेशल है नहीं 24 में, पावर टू डिस्पेंस विद डिटेल ऑडिट, ठीक है। तो किसी भी चीज का वो डिटेल ऑडिट करना चाहेगा तो उसका डिटेल ऑडिट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें यही है कि पावर टू डिस्पेंस, डिस्पेंस का मीनिंग क्या होता है, हेलो, डिस्पेंस का मीनिंग क्या होता है? छोड़ देना, सोचना, छोड़ देना, छोड़ देना। छोड़ देना, ओके, छोड़ देना, समाप्त करना। क्योंकि ये लास्ट के 2 रूल थे ना यार, मैं 4 बजे 3 बजे पीपीटी बना रहा था, मेरे को बस बहुत थक गया था फिर, तो इसलिए मैंने फिर उन पर ज्यादा उस पर वर्कआउट नहीं किया, ठीक है। डिस्पेंस मतलब उस चीज को, देखो उस चीज को मतलब कोई भी अथोराइज टू डिस्पेंस विद व्हेन circumstances so want any part of the detailed audit of any account or class of transaction and to apply such limited check in relation to such account or transaction he may determine। भाई यदि वो कहीं पर भी चाहता है कि इसका ऑडिट मैं नहीं करूंगा, जिसको मतलब मना करता है, ये उसको ऐसा लगता है कि यार इसका ऑडिट करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो वो उसको मना भी कर सकता है, ठीक है। तो ये डिस्पेंस कर सकता है। तो ये रूल नंबर 24 में दिया गया, भाई किसी काम के ऑडिट को मना करना है या किसी अकाउंट के उसको मना करना है, भाई ये ऑडिट मैं नहीं करूंगा, ये सही नहीं है, तो वो मना करना चाहे तो उसको करना चाहे तो उसको मना भी कर सकता है, तो डिस्पेंस का यहाँ सेंस मतलब हटा है, सकता है उसको, नेगेटिव है ऑडिट सर। की उससे हटा सकता है, या उस अपनी पावर को वितरित कर अगर सकता है, किसी दूसरे को दे सकता है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा हो ना कि
ये इसको छोड़ना ही सही है, तो उस केस में हाँ, मतलब फ्री कर किसी सकते को हैं दूसरे उसको। को दे सकता है, दूसरे को कहे कि मेरा ये काम ना मैं नहीं करूंगा, ये फलाना आदमी करेगा, मैं नहीं करूंगा, तो वो दूसरे आदमी को भी दे सकता है, नहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि यार इसका ऑडिट ने मेरे से भी मत कराओ, उससे भी कराओ। तो ये मतलब इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, यानी सीएजी किसी कोई भी चाहे तो डिटेल ऑडिट कर सकती है, हाँ डिटेल ऑडिट कर सकती है। इसमें पावर समाहित है। हाँ हाँ हम्म। ठीक है, ये दिया गया इसमें। चलिए, रूल नंबर जो 25 है उसको हटा दिया गया है अभी। ठीक है, रूल नंबर 25 को हटा दिया गया है। रूल नंबर 26 है रिमूवल ऑफ डाउट, कह रहा है कि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, ठीक है, इस ऑडिट रिलेटेड, तो जो हमारे जो एक्ट है, जो 1936 का एक्ट है, देखिए इसलिए मैं पढ़ा रहा था पिछली क्लास में इतनी डिटेल में। ठीक है, तो 1936 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, मैंने बताया था, या जो भी हमारा 1947 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पे जो भी चीजें बनी थी, तो उसमें ठीक है वहां से ले जाएगी, यदि कहाँ से भी कोई भी पावर होगी, कोई भी चीज होगी, तो उस एक्ट से या उसके अंदर सीज की जाएगी या वहां से ली जाएगी, यदि किसी में भी कोई भी डाउट आता है किसी भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से, मतलब इसको उसके साथ में भी कंपैरिजन किया जाएगा, मतलब उसके साथ में भी उसको भी उन दोनों का एक साथ में मिक्सअप किया जाएगा। किसी भी रूल में कोई कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा, तो आप डिटेल में वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की रूल नंबर 21 से 26 तक। 21 में क्या था कि अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है सर किसी भी उसको। हाँ जी बताइए। 26 एक दफा बताइए, इम्पोर्टेंट है हाँ सर ये। हाँ, 21 क्या कह रहा है कि डेलीगेट कर सकता है पावर को। 22 क्या था कि रूल बनाने की पावर उसको है, पार्लियामेंट को है। 23 कहता था कि रेगुलेशन बना सकता है क्या किसी भी रूल के अंदर। 24 में क्या बताया था कि किसी भी डिस्पेंस कर सकता है किसी भी डिटेल ऑडिट को। और 25 को हटा दिया। 26 में कह रहा है कि यदि किसी भी पोर्शन में जो हमने अब तक जो भी सारी चीजें पढ़ी है रामायण कहानी, यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, और उसमें कहीं पे मेरे को कोई डाउट आ गया भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, जैसे आपको कोई डाउट आ रहा है आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो यदि ऐसा कहीं पर भी सरकार को या कैग को कहीं पर भी इससे रिलेटेड किसी भी चीज को, कोई भी पर्सन को, अथॉरिटी को कहीं पे भी कोई आउट आ गया और वो इस रूल में क्लैरिफाई नहीं दिया गया, तो उसके लिए हम जो 1936 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था या 1947 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसके अंदर उसको जाकर चेकआउट करेंगे, उसके अंदर उसकी डिटेल को निकालेंगे कि इसमें इसमें के बारे में क्या दिया गया था। ठीक है, और उसके उसमें क्या उसमें एक्शन लिया गया है, क्या उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, तो वहां से उस चीज के उसके डाउट को हम क्लियर करेंगे, ये हमारा कहता है। ठीक है, मतलब उस चीज को हम वहां से स्टडी करके उस चीज की नॉलेज वहां से ले लेंगे, उसमें जो था तो उस बात को हम मान लेंगे भाई इस रूल का। जैसे अभी किसी ने बोला कि सर की वो मतलब चाहे तो कोई रूल रेगुलेशन पे मना कर सकता है, तो मैंने बताया था कि वो कंसल्टेंट है तो मना नहीं कर सकता। अब वो डाउट आ गया तो यहाँ पे उसमें मतलब डिटेल नहीं दे रखा, या ना तो सर ये बोला गया कि यार वो मना सर पार्लियामेंट चाहे तो उसमें वो भी कर सकती है। तो ये एक देखो एक कंसल्टेंट वर्ड था तो मेरी सोच यही कर रही है, कंसल्टेंट का मतलब है कि वो सलाहकार है भाई, अब सामने वाला माने या नहीं माने वो उसकी मर्जी है, कंसल्टेंट का मतलब। ठीक है, तो वो उसका क्या है, सलाहकार है, वो उसका क्या है, सलाहकार है। तो यही चीज अब मेरी वो थी। अब हम दोनों को डाउट आ गया इसमें, तो इसको के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 1936 का एक्ट पढ़ना पड़ेगा या 1947 का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके उसका हमें डिटेल के बारे में पता चलेगा। समझ में आ गया? हेलो। यस सर। हाँ जी आ गया। आगे तो बताइए, कैग डीपीसी एक्ट में कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेन सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू, वेलकम। रूल 90 के अंतर्गत है कि ही विल डू ऑडिट ऑफ कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 1956। तो जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1956 या 2013 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है उसकी भी ऑडिट करेगी। मतलब उसकी ऑडिट करेगा। देखो कंपनी एक्ट के अंदर सारी कंपनी आती है, लेकिन जिसको पैसा मिला है ना, वो जिसको गवर्नमेंट कंपनी पैसा अपना दी। जो पैसा एक्सपेंडिचर कर रही है ना,
भाई जी। उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, सरकार ने उस कंपनी को कोई पैसा दिया तो उसका ऑडिट करेगा वो। ओके सर। हाँ, सरकार ने यदि उसको पैसा दिया है, ठीक है, उस कंपनी को, तो उसका ऑडिट करेगा। कंपनी अपना पैसा तो कमा रही है, खा रही है, लगा रही है, उससे उसको कोई लेना देना सरकार नहीं है। डायरेक्ट अब पैसा मेरा खुद देती का है। बिजनेस है, तो मैं अब मान लीजिए वो कर रहा हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, ठीक है। 11 में ये दिया गया है कि जो भी मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसे का कहीं पे था, उसका उसने ऑडिट किया, तो सेंटर को उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, भाई ये पकड़िए आपका, हमने ऑडिट कर दिया, या आप उसकी डिटेल लीजिए। स्टेट का होगा तो स्टेट को प्रस्तुत कर देगा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूटी का होगा तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर को प्रस्तुत कर देगा वहां पे। तो कौन यही करेगा? 11 में कैग करेगा ना, ऑडिट कैग नहीं किया तो कैग उस रिपोर्ट को आगे देगा, प्रस्तुत करेगा, ठीक है, उस रिपोर्ट को आगे देगा। कैग ने कंपाइल किया अकाउंट को, तो आगे देना भी तो उसी का काम है ना, देना भी तो उसी का काम है। तो 10 में क्या अकाउंट को कंपाइल कर रहा है, पूरा रिकॉर्ड बना रहा है, एक साल में कितना पैसा हुआ, कहाँ पे हुआ, किस हेड में कितना पैसा हुआ, किस चीज पे हुआ, किस मद पे हुआ, कैसे पैसा हुआ, किस पर्पज के लिए हुआ, वो सारी उसने डिटेल बना ली 10 में। 11 में क्या किया, 11 में उसने वो सरकार को दे दी। 12 में उसको क्या किया, बस सरकार ने कुछ पूछना होगा तो उससे पूछ सकता है, बस सिंपल ही बात है, ठीक है। और बताइए। हो गया। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता अब आपको किसी को भी डीपीसी एक्ट में कुछ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। बस आप 1 से 26 तक सेक्शन की जो बस एक छोटी ही बात लिख लेना। जैसे एक में शॉर्ट टाइटल है, तो बस आपको शॉर्ट टाइटल मतलब सारी राम कहानी आपको समझ में आ जाएगी। मान लीजिए 3 में सैलरी, तो सैलरी लिख लेना, सैलरी के आगे की कहानी आपको अपने आप आ जाएगी। 10 है तो 10 में बस ये लिख लेना कि कंपाइल आएगा सेक्शन में, तो कंपाइल आते ही आपको सारी आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे मतलब उसके बाद कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की, बस सेक्शन आपको हो सकता है कि याद, और मैंने सेक्शन भी आपको इस तरीके से याद करवा दिए, बिल्कुल रट्टा वो करवा के एक्सप्लेन कर करके, और एक सीक्वेंस वाइज, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 10, 11, 12 ऑडिट करेगा, पहले अकाउंट को उसके मेंटेन होगा, उसके बाद उसको सबमिट करेगा, उसमें उसको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। फिर उसके बाद में 13 में क्या हुआ, ऑडिट करेगा सेंटर का कोई भी पैसा, बड़ा पैसा जो जा रहा। 14 में उसके बाद कॉर्पोरेट बॉडी को कोई ग्रांट लोन मिल रही है तो वो करेगा। 15 में क्या था, किसी स्पेसिफिक पर्पज से होगा तो उसका ऑडिट करेगा। 16 में क्या था कि कोई भी सरकार के पास पैसा आ रहा है, अब भाई सारा जा ही जाएगा तो कुछ आना भी तो चाहिए ना, तो कुछ आ रहा है, रिसिप्ट वगैरह है, तो उसका ऑडिट करेगा। 17 में कह रहा है कि जो भी उस पैसे वगैरह से उसने जो भी स्टोर वगैरह स्टॉक वगैरह खरीदा हुआ है, तो आप सब ऑडिट वाले तो स्टॉक को मुझे ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस सब का क्या करेगा, ऑडिट करेगा। 18 में उसकी पावर को दिखा रहा है कि जहाँ पे जो रिकॉर्ड मांगेगा, जो करेगा उसको रिकॉर्ड मिलेगा, जो बुक मांगेगा, जो अकाउंट मांगेगा, जो रिकॉर्ड मांगेगा, जहाँ मांगेगा, जिससे क्वेश्चन चाहेगा क्वेश्चन पूछ लेगा, जिससे इन्फॉर्मेशन चाहेगी इन्फॉर्मेशन मांग लेगा, ठीक है। ये 18 में पावर को दिखाता है। 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है कि जो किसी भी कंपनी का, तो कंपनी एक्ट के अनुसार ऑडिट करेगा। यदि भी कोई भी बॉडी है लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई एक्ट के द्वारा, तो उस एक्ट के हिसाब से ऑडिट करेगा, ठीक है। रूल नंबर 20 क्या कह रहा है, रूल नंबर 20 में कह रहा है कि जहां पर ये सारी चीजें कवर अप नहीं होती, इसके अलावा भी कुछ छूट गया है, और जहां पे सरकार को लगता है कि यार इसका ऑडिट कराना चाहिए, तो वो कैग से ऑडिट करा सकते हैं। और जहाँ पे कैग को लगता है कि मुझे इसका ऑडिट करना चाहिए, तो वो सरकार से इसकी परमिशन ले सकता है कि मैं इसका ऑडिट करना चाहता हूँ, जो ऊपर सारा छूट गया जो अब तक हमने पढ़ा है, उसके अलावा कोई भी ऐसी बॉडी है, ठीक है। तो 21 में क्या है, जो भी पावर होगी उसको अपना डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। 22 में क्या है, उससे रिलेटेड रूल बना सकता है, ठीक है। सरकार उस पर चाहे तो इस रूल में कहीं पर भी कोई चेंजमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट एक्ट लाके, ठीक है। तो ये 22 में दिया गया, कोई भी अमेंडमेंट एक्ट लाएगी पार्लियामेंट, और इसके किसी भी रूल में कोई भी जो रूल हमने सारे जितने भी सेक्शन स्टडी किए हैं, तो वो सारे हमने उसमें किसी में भी वो चेंजमेंट कर सकती है, ठीक है। 23 में क्या कह रहा है, 23 में कह रहा है कि वो जो जितने भी ये सेक्शन हमने पढ़े ना, इसमें कोई भी कंप्लीट गाइडलाइंस हमने बनानी होगी ना, कोई भी कंप्लीट डिटेल, तो वो क्या उसमें कंप्लीट डिटेल बना लेगा कि मुझे अब इस काम को किस तरीके से कैसे करना है। भाई जैसे आपने बोला कि एसएएस का एग्जाम देना, अब आपने पीसी5 की तैयारी करनी, पीसी5 की तैयारी करनी है, तो वो सरकार ने बोल दिया आपको पीसी5 की तैयारी क्लियर करना पड़ेगा। अब क्लियर कैसे करना है ये आपने सोचना है कि मुझे पेंशन पढ़नी है, जीपीए पढ़ना है, कहाँ से पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, किस तरीके से क्या करूंगा, ये अब आपका काम है, ये सरकार
सरकार का काम नहीं है। उसने बोला बस भाई पीसी5 क्लैरिफाई करो, क्लियर करो आप, तभी आपका एसएएस क्वालिफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, एसएएस क्वालिफाई करोगे तो करोगे, अब आगे की प्लानिंग आपने करनी है उसमें। ठीक है, वही बस रूल 23 कहता है। रूल 24 कहता है कि किसी भी, मान लीजिए किसी भी उसको ऑडिट की पावर को डेलीगेट करना है, किसी दूसरे को कन्वर्ट करना है, किसी दूसरी बॉडी को देना है, या किसी को अपने उससे हटाना है कि मुझे नहीं करना ये काम यार, ये इसका ऑडिट मैं नहीं कर सकता, तो उसको हटा भी सकता है। 25 को खुद ही हटा दिया। ठीक है, वो राय नहीं बेचारा। 26 में क्या कहा गया? 26 में वो कह रहा है कि 26 में कह रहा है कि इसमें किसी में भी कहीं पर भी कोई डाउट आ गया, जो हमने सारी राम कहानी यहाँ पे पढ़ी है, तो इसलिए हम पीछे के रिकॉर्ड सरकार के चेक करने पड़ेंगे, हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। जैसे वर्षों पूछ रहा था संदीप यादव सर की हिस्ट्री पढ़ाने का यहाँ क्या फायदा है कि हम कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे, इसलिए पढ़ा था ताकि आपको बाद में वो चीजें क्लियर हों। तो अब हमारी हिस्ट्री काम आएगी। आ जाओ बेटे, पीछे के रिकॉर्ड चेक करते हैं कि उसमें क्या कहा गया था, उसके बारे में उसमें क्या कहा गया था। तो 1936 के एक्ट में जाएंगे, 1947 के कॉन्स्टिट्यूशनल के उसमें जाएंगे, और वहां सारी चीजें उस चीज के बारे में डिटेल चेकआउट करेंगे, यदि कोई भी किसी चीज में डाउट आ रहा है कि वहां पे उसके बारे में क्या कहा गया था। ठीक है, समझ में आ गई? ओके सर, थैंक किसी यू। को भी कोई डाउट, किसी को भी कुछ पूछना हो? तो क्लास को वाइंड अप करें। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ आर्टिकल वगैरह, इसके बारे में कुछ बताओगे? आर्टिकल किसके बारे में? सर कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन भी आता है ना उसमें। यार मैंने कल की क्लास ली थी आपने? हाँ जी ली थी यार कल फिर और मैंने क्या बताया था? पूरी तो राम सर। कहानी बताई। सर कॉन्स्टिट्यूशन में बस उतना ही आएगा? जब है ही उसमें तो उससे ज्यादा क्या करेंगे? वो पूरा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ही उठा के लिया हुआ वहां पे। मतलब वो जो स्लाइड मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की ली थी ना, वो अपनी मर्जी से नहीं ले रखी है, सारी कॉन्स्टिट्यूशन की ले रखी है। पार्ट 5 में दे रखा है 148 से 151 के बीच में दिया गया। ठीक है, पार्ट 148 में क्या कहता है? जो उसका पहला है कि वो कहता है कि जो हमारा एक सीएजी होगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा? उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। तो अपॉइंट करेगा इसके तो अलावा भी आएगा। इसके अलावा भी आएगा। ये तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन डीपीसी में आ गया 148 तो 151। तो हाँ सर, ये डीपीसी में आ ये गया सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो सर काफी सारा दे रखा है, उसमें कुछ पार्ट ही छोड़ रखे हैं, बाकी काफी सारा दे रखा है। बताओ ये इससे तो अलग क्या है क्वेश्चन? ये मैं एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां से मैंने ये लिया हुआ है, एक्चुअल जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे उठा रखा मैंने इसको। वो तो ठीक है सर। सर ये डीपीसी एक्ट का हो गया पोर्शन? ये तो डीपीसी के एक्ट में आता है सर। नहीं ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में पढ़ा दो? हाँ सर, वो संविधान के बारे में बोले थे ना, वो आर्टिकल नहीं, आप अलग चीज पूछ रहे हो और ये अलग चीज पूछ रहे हैं। ना ये वही पूछ रहे थे कि वो तो अलग चीज। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के तो बहुत पार्ट दे रखे हैं, वो तो बहुत पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, वो तो बहुत पार्ट दे रखे हैं, एक ये अकेला पार्ट नहीं है। हाँ वो मैं कराऊंगा, 2 क्लास में आपको खत्म कराऊंगा वो। ठीक है, 2-3 क्लास में खत्म कराऊंगा। उसमें देखो हमने ना किसी भी बॉडी की उसमें दिया गया सिलेबस में कि आपको ये नहीं पढ़ना उसकी अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, कितनी सर्विस होगी उसके, सिर्फ हमने काम धंधे पढ़ने हैं कि क्या काम होगा, किस पर्पज से इसको बनाया गया है। ठीक है, उसका हमने रिमूवल, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ पावर देखनी है, किसको क्या पावर है, किसको क्या करना है, किसको क्या काम दिया गया, क्या पावर दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है। तो ये 3 ही चीजें हमने उसमें कॉन्स्टिट्यूट, उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, और रूल एंड 2007 का जो है ऑडिट एंड अकाउंट रेगुलेशन, उसको भी मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला हुआ तो 2020 वाला है ना। एक बार मेरे को उसकी कॉपी भेजना 2020 वाले की। ठीक है। तो उसमें 2007 वाला नहीं करवाना? नहीं 2007 का आएगा नहीं, वो लेटर आ लिया ना, 2020 ही आएगा। अच्छा 2020 ही आएगा ना। ठीक है, तो एक बार भेजना यार, मैं उसकी पीपीटी देता हूँ उसको बनाने के लिए कि भाई पीपीटी बना दे, क्योंकि यार अब एक दिन में एक पीपीटी बनानी पड़ रही है ना, इसलिए तो ये चीज़ है, तो उसको मैं बनाने के लिए दे दूंगा। ठीक है, तो 2020 का ग्रुप में भेज देना, मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसको बोली हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बार रिवाइज ही करना, उसमें कोई ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो सबको आता है कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसा है नहीं अलग से, तो सबका पढ़ा हुआ है इसलिए। और बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? थैंक यू सर। तो सिलेबस में तो 2007 का ही दिया है।
सिलेबस में 2007 का दिया है, बाद में उसका लेटर वगैरह आया है कि 2020 का करना है। ठीक है। यही है ना संदीप? हेलो तो गया सर, गया। संदीप गए? गया वो? हाँ, अब रिवाइज लेटर आया था सर, 2020 आया। आया था ना? हाँ सर। हाँ, तो उसमें दिया गया था 2020 करना है ना। ठीक है, चलिए फिर करते हैं भाई आज की क्लास को यहीं पे खत्म। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। वेलकम।